हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग। क्या आप सबको ऑडियो वीडियो क्लियर है? ऑडियो वीडियो क्लियर है? चलिए प्यारे बच्चों, शुरू करें क्या? लास्ट क्लास में शायद हम लोगों ने डी ब्रॉगली पे डिस्कशन शुरू कर दिया था, हाँ या ना? बहुत बढ़िया, दैट्स कॉल्ड स्पिरिट। कुछ बच्चे मुझसे कहते हैं सर टाइम नहीं मिल पाता। प्यारे बच्चों याद रखना, टाइम कभी होता नहीं, हमेशा खींचना पड़ता है। हमेशा हमेशा आप लाइफ के किसी फेज में जाएंगे, कीप दिस इन माइंड, लाइफ हमें टाइम हमेशा निकालना पड़ता है हर जगह। तो बच्चियां यहीं बैठ के ही कुछ सवाल सॉल्व कर रही है। हाँ ये बात अलग है, जब क्लास शुरू होगी तो उसी क्लास में ध्यान देना चाहिए, लेकिन बहुत सही चीज है। जब भी आपको टाइम मिले क्लास में रिवाइज करें, यहीं पे हो सके तो अगर थोड़े बहुत सवालों करें, क्लास के पूरे टाइम को 100% यूटिलाइज करें। क्लियर है क्या? ये जो टाइम चल रहा है उसमें 100% यूटिलाइजेशन क्लास का करें। फिलहाल शुरू करें क्या? लास्ट क्लास में हम लोग बात कर रहे थे डी ब्रॉगली पे, हाँ या ना? डी ब्रॉगली ने एक फॉर्मूला दिया था, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एमवी। सबको यहां तक क्लियर है? तो प्यारे बच्चों किस्सा कुछ ऐसे चल रहा था। सबसे पहले थॉमसन मॉडल आया, फिर रदरफोर्ड आया, फिर बोर आया। बोर मॉडल के बाद दो डिस्कवरीज हुई, एक है डी ब्रॉगली और दूसरा है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी। हम अभी इन्हीं खोज को समझ रहे थे। तो पहली खोज थी डी ब्रॉगली की, जिन्होंने कहा भाई साहब जो पार्टिकल होता है उसका ड्यूअल नेचर होता है, उसका उस समय इसे हाइपोथेसिस कहा करते थे। लेकिन आगे चल के ये सबूत बन चुका बिकॉज ऑफ डाइविशन एंड जर्मर। अब ये हाइपोथेसिस नहीं है, पर उनके रिसर्च पेपर में हाइपोथेसिस लिखा मिलता था। आज भी एनसीईआरटी सब जगह हाइपोथेसिस लिखा मिलता है, इसलिए वो बोलते हैं। सच में अब ये हाइपोथेसिस नहीं है, मगर उन्होंने कहा था तो अपन आज भी कह रहे हैं। फिलहाल उन्होंने कहा साहब जो लैम्डा होगा किसी भी पार्टिकल से एसोसिएटेड वेव का जो लैम्डा होगा उसे निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ एच अपॉन, हाँ या ना? यहां तक सब बढ़िया था। अब लोगों ने उनसे क्या पूछा, यार एक बात बताओ डी ब्रॉगली। बोले क्या? बोले अगर तुम्हारा कंसेप्ट ये कहता है कि हर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल से रिलेटेड एक एसोसिएटेड एक वेव है और उसका वेव का वेवलेंथ है, तो आप बोर मॉडल के अंदर इलेक्ट्रॉन तो ये तो मानते हो? बोले हाँ मानते हैं। तो बोले अगर इलेक्ट्रॉन है तो उससे एसोसिएटेड वेव होगा? बोले हाँ। बोले वो कहाँ है, दिखता कैसा है? बोले अभी दिखाते हैं। क्या बोले? तो उन्होंने क्या किया, बोर का पोस्टुलेट यूज किया। और आप सब जानते हैं बोर का एक पोस्टुलेट था, एंगुलर मोमेंटम वाला था। क्या वो कहता था? mvr इक्वल टू nh अपॉन, यस और नो? उन्होंने क्या किया, 2 पाई को इधर भेज दिया। भेज दो क्या? जब 2 पाई को इधर भेजा प्यारे बच्चों क्या बना? 2 पाई आर इज इक्वल टू n इंटू एच अपॉन mv, हाँ या ना? अगर आप ध्यान से देखें तो ये लिखा है लैम्डा। क्या लिखा है? ये किसी ईएम वेव का लैम्डा नहीं है, ये किसका है? मैटर वेव का। यस और नो? तो इसे मैं कह सकता हूं 2 पाई आर इक्वल टू एल लैम्डा। चलेगा? आओ इसे थोड़ा फील करते हैं, करें क्या? जैसा कि प्यारे बच्चों आप सब जानते हैं, जो बोर ने कहा था, उन्होंने कहा था देखो यार मेरा जो एटॉमिक मॉडल है उसमें ऑर्बिट्स है। क्या है? फर्स्ट ऑर्बिट है, सेकंड ऑर्बिट है, थर्ड ऑर्बिट है एंड सो ऑन, हाँ या ना? इसी कंसेप्ट को सिखाने के लिए मैं कुछ आपसे कंसेप्ट डिस्कस कर रहा हूं, थोड़ा सुनिएगा। मैं n2 3 का एग्जांपल लेता हूं, बाकी आप खुद सोच लेंगे। सबसे पहले बात करते हैं n बराबर 3 का। n बराबर, तो इमेजिन करते हैं ये न्यूक्लियस है और ये है थर्ड ऑर्बिट। कौन सा ऑर्बिट है ये? ऑफ कोर्स इसके पहले 1 भी होगा, 2 भी होगा, लेकिन मैं सीधे आपका नजर कहां फोकस ले आ रहा हूं? थर्ड पे। और इलेक्ट्रॉन तेज तेज घूम रहा होगा और उसकी वेलोसिटी है 10 की पावर 6 ऑर्डर की। ये कोई छोटी मोटी स्पीड नहीं है। यस और नो? इतनी 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 ज्यादा स्पीड है तो उससे एसोसिएटेड एक लैम्डा होगा जिसे हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। बोले हाँ ठीक है नेगलेक्ट नहीं करेंगे, मगर है कहां, दिखाओ ना। बोले ऐसा सोचो यार, अपन इस इक्वेशन को इस्तेमाल करते हैं। तो उन्होंने क्या लिखा? 2 पाई आर इक्वल टू एल लैम्डा। यहां मैं कह देता हूं 2 पाई आर इक्वल टू 3 लैम्डा। यस और नो? इसे फील करिएगा। फील करने के दो तरीके। इस ऑर्बिट का जो सरकमफेरेंस होगा, इस ऑर्बिट का जो, इस ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है उससे एसोसिएटेड जो वेव है उसके वेव का वेवलेंथ का 3 टाइम्स होगा। इस ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है, उससे एसोसिएटेड एक वेव का वेव लेंथ है, वेव का वेव लेंथ है। तो जो भी वेव लेंथ है उसका 3 गुना कर दो, वही प्यारे बच्चों सरकमफेरेंस है। या ऐसे सोचो, उन्होंने कहा या ऐसे सोचो कि जो वेव होगी उसका जो वेवलेंथ होगा वो सरकमफेरेंस बाई 3 होगा। हमने कहा कहना क्या चाहते हैं साहब? बोले ऐसा देखो तो प्यारे बच्चों ये कौन सा ऑर्बिट है? तो जितने ऑर्बिट है मैं बनाता हूं उतने पॉजिटिव हाफ। एक पॉजिटिव हाफ, दूसरा पॉजिटिव हाफ, तीसरा पॉजिटिव हाफ। सबको दिखा क्या? कितने पॉजिटिव हाफ? एक पॉजिटिव हाफ, दो पॉजिटिव हाफ। जब भी मैं वेव बोलता हूं आप सब जानते हो वेव में पॉजिटिव हाफ एक नेगेटिव हाफ है। लैम्डा केवल पॉजिटिव हाफ से काउंट होता है कि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों से? शायद आपने ऐसा पढ़ा होगा, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू नॉन रिपीटिंग पॉइंट, यस और नो?
तो क्या प्यारे बच्चों ये पॉजिटिव हाफ हो चुका है? क्या यहीं पे निगेटिव हाफ बना दूं? तो यहां से यहां की जो डिस्टेंस है वो क्या है? लैम्डा। क्या है? मतलब यहां से यहां की जो दूरी है वो क्या है? लैम्डा। मतलब ये जो दूरी आपको नजर आ रही है वाली दूरी जिसे मैं रेड कलर से मार्क कर दूं, क्या यही प्यारे बच्चों लैम्डा है? क्या यही लैम्डा है? तो उस ऑर्बिट में लैम्डा है कि 3 लैम्डा है? यानी अगर मैं इसे पूरा रेड कलर करूं तो जो लेंथ निकल के आएगी कितनी आएगी? 3 लैम्डा। यस और नो? अब इसे मैं ऐसे बोलता हूं, ये हो गया लैम्डा, बोलो हाँ या ना? और जैसे इसे जोड़ दिया, इसे जोड़ दिया, चलेगा? ये था लैम्डा, यहां से यहां 2 लैम्डा, यहां से यहां 3, कितने लैम्डा? कितना सरकमफेरेंस हुआ? 3 लैम्डा के बराबर। उन्होंने लोगों को दिखाना शुरू किया, भाई साहब इलेक्ट्रॉन जब किसी ऑर्बिट में होगा उससे एसोसिएटेड एक वेव होगा, वेव का वेवलेंथ होगा, ऐसे निकाल सकते हो। वेवलेंथ से सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस से वेवलेंथ, वेवलेंथ से सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस से। आसान है क्या? इमेजिन करते हैं इलेक्ट्रॉन इस सेकंड ऑर्बिट में, कहां है? क्या वहां भी उससे एसोसिएटेड एक वेव होगा? मैं प्यारे बच्चे यहां पे लिख दूं 2 पाई आर बराबर 2 लैम्डा, चलेगा? इसे फील करके बताओ इसका क्या मतलब है? मतलब सेकेंड ऑर्बिट का जो सरकमफेरेंस होगा वो उस एसोसिएटेड वेव के वेवलेंथ का दुगुना होगा। या मैं ऐसे भी तो कह सकता हूं लैम्डा इक्वल टू 2 पाई आर बाय 2। यस और नो? इसे थोड़ा डायग्राम बना के इमेजिन कर ले क्या? तो प्यारे बच्चों मैंने आपके सामने एक छोटा सा यहाँ पे ऑर्बिट बनाया, दिस इज नथिंग बट n बराबर 2। n बराबर, मुझे बताओ क्या इसमें इलेक्ट्रॉन होगा? क्या वो घूम रहा होगा? क्या उसका अपना मोमेंटम होगा? उससे एसोसिएटेड वेव होगा और उस वेव का वेवलेंथ होगा, बोलो हाँ या ना? कैसे बनाया? उन्होंने कहा सो सिंपल, कौन सा ऑर्बिट है? 2, तो उसमें लिख लो आप उतने ही पॉजिटिव हाफ। 3 था तो कितने पॉजिटिव हाफ? 3। 2 था तो कितने पॉजिटिव हाफ? आसान है क्या? अब कितने निगेटिव हाफ? 2। तो जो निगेटिव हाफ होगा मैं इसका बना रहा हूं, राइट? तो इसका मैंने बनाया निगेटिव हाफ, तो कुछ इस प्रकार से बना दो, चलेगा? इसका बना दो कुछ इस प्रकार से, चलेगा? चलेगा? नहीं चलेगा। अब फील करते हैं, मैं रेड कलर से बना रहा हूं, क्या यहां से लेके यहां तक ये एक वेव है? तो क्या यहां से यहां तक एक लैम्डा है? और क्या यहां से यहां तक एक लैम्डा और है? टोटल कितने लैम्डा है? कितने होने चाहिए थे? और 2 लैम्डा सरकमफेरेंस के बराबर होना चाहिए था, वही है, बोलो हाँ या ना? इज दिस क्लियर? लेकिन प्यारे बच्चों इमेजिन करते हैं फर्स्ट ऑर्बिट है, कौन सा ऑर्बिट है? तो अब मैं क्या कहूंगा? 2 पाई आर बराबर लैम्डा, 2 पाई आर बराबर, यानी जो भी वेवलेंथ है वही सरकमफेरेंस है, तो सरकमफेरेंस है वही वेवलेंथ है, मतलब उसमें पॉजिटिव उसी में निगेटिव हाफ खत्म होने वाला है। मतलब समझना, अभी क्या होता था, पॉजिटिव निगेटिव यहां था, लेकिन अब पॉजिटिव निगेटिव ऐसा होगा कि पूरा का पूरा सरकमफेरेंस होगा। ये फील करता है मैंने क्या बोला? और इससे थोड़ा सा डायग्राम बना के इमेजिन करते हैं, करे क्या? तो प्यारे बच्चों अब मैं आपके सामने कह सकता हूं कि ये जो मेरे पास है ये है फर्स्ट ऑर्बिट। कौन सा ऑर्बिट है? तो जितने भी ऑर्बिट नंबर है उतने पॉजिटिव हाफ बना दो। तो मैंने यहाँ पे एक पॉजिटिव हाफ बनाया, चलेगा? अब मुझे बनाना यहीं पे निगेटिव हाफ, यहीं पे। तो निगेटिव हाफ मैं कैसे बनाऊं कि यहां से यहां तक पूरा होकर लैम्डा हो जाए? ऑफ कोर्स निगेटिव हाफ के लिए समझना एक ही वेव बनेगी। आपको कैसे पता एक ही वेव बनेगी? अरे जब एक ही वेव होगा तभी ना लैम्डा होगा, ज्यादा होगा तो लैम्डा ज्यादा होगा। वेव एक ही बनने वाली है, मतलब एक पॉजिटिव हाफ है तो एक ही निगेटिव हाफ होने, मैं इसी में बना दूं एक निगेटिव हाफ, चलेगा? चलेगा? देखते हैं, ये है मेरे पास प्यारे बच्चों पॉजिटिव हाफ और ये है निगेटिव हाफ। आपको दिख है सारा, इमेजिन करना उस इलेक्ट्रॉन से एसोसिएटेड एक वेव है, उस वेव का जो वेवलेंथ है वो है लैम्डा, और अगर आप देखोगे तो पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ के बीच की दूरी, बोलो हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? इस प्रकार से अब सवाल कैसा बनेगा? सवाल नंबर 1 आपको डायग्राम दिखा दिया, बोले बताओ ऑर्बिट नंबर, रेडियस ऑफ ऑर्बिट 0.5 स्क्वायर बाई जेड, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बता दोगे? डायग्राम बना के आपसे लैम्डा पूछो, बता दोगे? कैसे बताओगे लैम्डा? अब सुनना ध्यान से, ये उसी ऑर्बिट में मौजूद इलेक्ट्रॉन से एसोसिएटेड वेव का वेवलेंथ है, ये ट्रांजिशन वाला ईएम वेव वाला वेवलेंथ। इलेक्ट्रॉन जब 3 से 2 में जाएगा वो एक अलग किस्सा है। इलेक्ट्रॉन जब 3 से 2 में जाएगा तो वो कौन सा किस्सा है? सर वो हो गया एमिशन का किस्सा। अभी यहाँ पे एमिशन वगैरह, कोई इलेक्ट्रॉन अगर किसी ऑर्बिट में है तो वो वहां पे है, तो वहां उससे एसोसिएटेड वेव है और उसका वेवलेंथ है। चलेगा? नेक्स्ट पर लिखिएगा स्टार बना के, रिलेशन बिटवीन बोर मॉडल एंड डी ब्रॉगलीज इक्वेशन।
relation between Bohr model and de Broglie's equation. Relation between Bohr model and de Broglie's equation, जल्दी से लिख लीजिएगा। तो बोर मॉडल और डी ब्रोगलीज इक्वेशन के बीच में एक रिलेशन। अब यहां पे बनते हैं बहुत सारे सवाल, कुछ वो सवाल जो आपने ऑलरेडी फिजिक्स में किए और कुछ वो सवाल जो हम केमिस्ट्री में करते हैं। हमारे केमिस्ट्री का जो मेन सवाल आता है वो यहीं से आता है, बोर मॉडल और डी ब्रोगली के रिलेशन पे। सर्कमफेरेंस से लैम्डा, लैम्डा से सर्कमफेरेंस, सवाल में एक साथ कराऊंगा। ये थी वो पहली खोज प्यारे बच्चों जिसने बोर मॉडल पे लगाया क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इनके हिसाब से इलेक्ट्रॉन जैसे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का ड्यूअल नेचर होता है, लेकिन बोर ने केवल पार्टिकल नेचर ही माना था। जब अजम्पशन ही पूरी तरीके से सही नहीं है तो रिजल्ट सही होने की गारंटी क्या है? इसीलिए भले बोर की बातें बहुत रियलिस्टिक लगती थी, लेकिन लोगों को उसमें कमी नजर आने लगी क्योंकि इनके अजम्पशन 100% सही नहीं थे। उस समय इंस्ट्रूमेंट से सबूत नहीं मिल रहा था, सबूत मिल गया होता तो सारा किस्सा ही खत्म हो गया होता। लिख लिया होगा। यहीं पे एक दूसरी डिस्कवरी हुई जिसका नाम था हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इन दोनों डिस्कवरीज के बाद बोर मॉडल कमजोर पड़ने लगा और जन्म होता है एक नए मॉडल का जिसका नाम था क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। तो लिखते रहे, थोड़ा सुनिएगा। तो आपका जो सिलेबस है वो है थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल इंट्रोडक्शन पार्ट है बस, उसके बाद है बोर मॉडल डिटेल्ड एनालिसिस, और फिर आता है आखिरी में क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। लेकिन क्वांटम मैकेनिकल मॉडल तक पहुंचने का रास्ता आसान नहीं था। धीरे धीरे चीजें इवॉल्व होती गई, कुछ नया आता गया, लोग सीखते गए, जो जो कमी थी उसे जोड़ते गए। यही आगे बढ़ने का नाम है, अपनी कमियों को सुधारते चले। तो आज का जो एटॉमिक मॉडल है वो बोर मॉडल से भी इंस्पायर्ड है और क्वांटम मैकेनिकल मॉडल की अच्छी अच्छी बातों को भी अपने अंदर कंसिस्ट करता है। आई एम नॉट सेइंग बोर मॉडल गलत है, आई एम सेइंग बोर मॉडल से इंस्पायर्ड है। बोर मॉडल से कैसे इंस्पायर्ड है, क्या है, अभी देखते हैं कुछ ही देर में। लिख लिया होगा सबने। यहीं पे एक दूसरी डिस्कवरी हुई प्यारे बच्चों, मैंने कई बार उसका नाम बोल दिया है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो कॉपी में डालिएगा नेक्स्ट हेडिंग, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे हुप। क्या बोलेंगे? हुप, HUP, हुप, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये थी वो दूसरी डिस्कवरी। आइए देखते हैं इन्होंने क्या कहा। हाइजेनबर्ग साहब का कहना बड़ा ही लॉजिकल था, बड़ा ही आसान था। उन्होंने जो कहा उसको समझने के लिए दो बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए। चेक करता हूं वो दोनों बेसिक कंसेप्ट आपको आते हैं कि नहीं। मैं इसे मिटाऊंगा, मिटा दूं क्या? कंसेप्ट नंबर 1 प्यारे बच्चों, जब भी हम किसी चीज को मेजर करते हैं, किसी चीज को, लेट्स इमेजिन मेरे हाथ में मार्कर है, मुझे इसकी लेंथ मेजर करना है। क्या मेजर करना है? लेंथ। तो मैं मीटर स्केल लेके आऊं कि किलोमीटर स्केल कि नैनोमीटर स्केल? मैं इसकी लेंथ को मेजर करने के लिए नन ऑफ दीज भी हो सकता है आंसर। मैं इसको मेजर करने के लिए किलोमीटर स्केल लेके आऊं कि मीटर स्केल लेके आऊं कि नैनोमीटर स्केल लेके आऊं? शायद नन ऑफ दीज, नैनोमीटर स्केल भी नहीं, किलोमीटर स्केल भी नहीं, मीटर स्केल भी नहीं, मुझे यूज करना होगा सेंटीमीटर स्केल, क्योंकि आपको पता है इसकी जो लेंथ है वो सेंटीमीटर्स में ही सही आएगी। यस और नो? इन द सेम वे अगर आपको कभी फ्रूट्स वगैरह मेजर करने हैं, क्या मेजर करने हैं? फ्रूट्स। मतलब आपको सब्जी वगैरह मेजर करनी है तो आप क्या बोलेंगे? नैनोग्राम में मेजर करेंगे कि माइक्रोग्राम में? शायद ना तो नैनो ना तो माइक्रो आप मेजर करेंगे किलोग्राम। द सिंपल लॉजिक इज, जब भी हम किसी चीज को मेजर करते हैं तो मेजरमेंट के यूज होने वाली जो स्केल है, यूज होने वाली जो, ऑफ कोर्स डिफरेंट डिफरेंट चीजों के मेजरमेंट में डिफरेंट डिफरेंट स्केल का यूज होता है। लेंथोमीटर का तो किसी में किसी का, किसी में किसी का, लेकिन जो भी स्केल का मेजरमेंट करोगे, जो भी स्केल का यूज करोगे, वो स्केल उसके कंपैरेबल होना, उसके कंपैरेबल होना। कंसेप्ट नंबर 1, क्या आप सब सहमत हो इस बात से? मैं जो सिखाने वाला हूं उसके लिए आपको ये बेसिक साइज के कंसेप्ट आने चाहिए और आपको ये आते हैं। यस और नो? कंसेप्ट नंबर 2, जब भी हम किसी चीज को देखते हैं, किसी चीज को, तो हम कब देख पाते हैं? कब देख पाते हैं? जब लाइट उससे टकराती है और टकरा के हमारी आंखों पे गिरती है, तभी हमें वो सब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट नजर आता है। यस और नो? कंसेप्ट नंबर 2, कि हम अगर किसी चीज को देखना चाहते हैं तो हम तभी देख पाते हैं जब लाइट उससे टकराती है, हमारी आंखों पे आके गिरती है। यस और नो?
तो प्यारे बच्चों किस्सा कुछ ऐसे चल रहा था कि हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आया, उन्होंने कहा बोर से, उन्होंने कहा बोर साहब इधर आइए। बोले क्या? बोले सुना है आपने रेडियस और वेलोसिटी का फॉर्मूला बताया? बोले हाँ। बोले क्या फॉर्मूला था? बोले 0.529 into r square by z। हाँ या ना? मतलब उन्होंने ये कहा कि जो इलेक्ट्रॉन होगा, जो न्यूक्लियस के सबसे करीब होगा, जो न्यूक्लियस सबसे, देख लेना ढूंढ के, किसी को दिख नहीं रहा था, सारी बातें चल रही थी, बोले देख लेना जाके 0.529 एंगस्ट्रॉम पे मिलेगा। ऐसा किसने कहा? बोर ने। किसने कहा? फिर उन्होंने ये भी कहा कि अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट पे है तो उसकी जो वेलोसिटी है वो है 2.18 into 10 की पावर 6 into z by n। हाँ या ना? ये सारा किस्सा बोर बोल ही रहे थे कि हाइजेनबर्ग ने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता। क्या बोले उन्होंने? उन्होंने कहा बोर तुम सही सही मेजर कर ही नहीं सकते रेडियस को, तुम सही सही मेजर कर ही नहीं सकते वेलोसिटी। बोले बता तो रहा हूं मेजर करके। बोले बकवास। क्या बोले? You cannot measure the exact position. You cannot measure the, अब है मेजर किया तो मैंने, देखो तो फॉर्मूला है, ये देखो। बोले फॉर्मूला ऑन पेपर है, सच में ऐसा नहीं होने वाला। क्या बोले? सच में ऐसा होने वाला? बोले कैसी बातें कर रहे हो, मैंने प्रूफ करके बताया। हेंस प्रूफ लेफ्ट साइड गुड राइट हैंड साइड। कैसे नहीं है? प्रूफ किया था ना यार, आपके सामने क्लास में फॉर्मूला बनाया था। तो जब हम बना सकते वो क्यों नहीं बना सकते? वो तो बोर थे। हाँ या ना? अरे हाँ या ना? रेडियस का फॉर्मूला देखा था या नो? आप सबको जनरल फॉर्मूला भी याद होगा, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम के जेड स्क्वायर। यस और नो? उसी से सारी वैल्यू रख के रेडियस फॉर्मूला बना था। उन्होंने कहा भाई साहब ये रेडियस है, लो निकाल लो। बोले हो ही नहीं सकता। क्या बोले? बोले बकवास करे, कोई तुम्हारे पास लॉजिक है? बोले लॉजिक है मेरे पास। क्या बोले? क्या बोले? बोले क्या है लॉजिक? बोले सुनो बोर, मान लेते हैं ये मेरे पास इलेक्ट्रॉन है, क्या ये, मुझे इसको देखना है। बोले मुझे नहीं देखना है। बोले देखोगे तभी तो पोजीशन बताओगे। क्या बोले? देखोगे तभी तो पोजीशन, वरना पोजीशन कैसे बताओगे? मुझे बताना है आप कहां है, तो ऐसे 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 करके कैसे बताओगे? देख के तो बताना पड़ेगा ना। अरे हाँ या ना? अगर किसी ऑब्जेक्ट को मुझे देखना है तो मुझे उसकी पोजीशन को बताना है, तो उसे देखना तो पड़ेगा, और देख तभी पाएंगे जब लाइट आके टकराएगी हमारी आंखों पे, गिरेगी। या सोनो? हाइजेनबर्ग ने कहा बोर से, हाइजेनबर्ग ने कहा, डायलॉग याद रखना कौन किससे कह रहा है। हाइजेनबर्ग ने कहा बोर से, मान लेते हैं बोर ये इलेक्ट्रॉन है, और आप सब जानते हैं जो इलेक्ट्रॉन होता है वो पॉइंट चार्ज है। क्या है वो? एक मिनट एक मिनट, व्हाट डू यू मीन बाय पॉइंट? न लेंथ है, न ब्रेथ है, न हाइट है, जो डायमेंशनलेस है, जो ऐसा मैथ कहता है। पॉइंट वर्ड मैथ ने डिफाइन किया है, और उसके हिसाब से लाइन वर्ड मैथ ने डिफाइन किया, पॉइंट वर्ड मैथ ने डिफाइन किया, उसके हिसाब से जो पॉइंट है उसका मतलब है डायमेंशनलेस थिंग। डायमेंशनलेस थिंग मतलब इलेक्ट्रॉन बहुत 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 छोटा है, बहुत 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 बहुत। यस और नो? अब इतने छोटी चीज को हमें देखना है, इतनी छोटी चीज को हमें, इतनी छोटी चीज को हमें तो देख तभी पाएंगे जब लाइट आके टकराएगी हमारी आंखों पे आएगी। यस और नो? ये इमेजिन करते हैं हमारी आंखें हैं, सबको दिख रहा है क्या? अरे दिख रहा है क्या? अब इससे लाइट आई, टकराई, हमारी आंखों पे आई, हमें लगता था इलेक्ट्रॉन दिख जाएगा, इलेक्ट्रॉन, मगर इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे पार्टिकल भी, समझना, जिस चीज को मेजर करते हैं उसी के कंपेरेबल स्केल लेते हैं। लेंथ के लिए मीटर लिया, वेट के लिए किलोग्राम लिया। यस और नो? आज हम देखने का काम कर रहे हैं, पोजीशन मेजर कर रहे हैं। क्या मेजर कर रहे हैं? पोजीशन। तो काम किसका कर रहे हैं? देखने का। हमें क्या चाहिए? लाइट। तो आज जो लाइट है उसका जो लैम्डा है, आज जो लाइट है उसका जो लैम्डा होगा, नहीं होगा? आज जो लाइट है उसका जो लैम्डा है इलेक्ट्रॉन के साइज के कंपेरेबल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लॉजिक तो यही कहता है, लॉजिक तो यही, तभी तो सही से टकराएगा, लॉर्ड तुम्हारी आंखों पे आएगा, वरना लाइट के साथ कुछ और भी तो होता है, इंटरफेरेंस रिफ्लेक्शन में जाने क्या क्या हो जाएगा। ऐसा नो? उन्होंने कहा अगर आप इलेक्ट्रॉन की सही सही पोजीशन बताना चाहते हैं तो लाइट के वेवलेंथ को होना होगा कम की ज्यादा। क्या होना होगा? क्या होना होगा? तो बोले मान लो अभी इसका लैम्डा है, लैम्डा इसका लैम्डा है, मैं इलेक्ट्रॉन की एक्यूरेट पोजीशन बताना चाहता हूं, मैं इलेक्ट्रॉन की एक्यूरेट पोजीशन बताना, कि लैम्डा को क्या मुझे कम से कम कम से कम कम से कम करना पड़ेगा, और जब लैम्डा होगा कम से कम कम से कम कम से कम कम से कम एनर्जी होगा ज्यादा से ज्यादा 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 ज्यादा। यस और नो? यानी इतनी हाई एनर्जी का लाइट आते इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, इलेक्ट्रॉन जहां था वहीं रहेगा, कहीं और चला जाएगा। तो आया लाइट, उससे टकराया, इलेक्ट्रॉन पहुंच गया यहां, नजर आया यहां, सच में इलेक्ट्रॉन है यहां की यहां। तो नजर क्या आया, सही की गलत? जो तारे नजर आए वो सही है कि गलत? कई साल पुराने हैं, यस और नो? तो इलेक्ट्रॉन हमें नजर आए यहां, इलेक्ट्रॉन है यहां की यहां। लेकिन अगर आप चाहते हो भाई साहब यहां न जाए तो क्या एनर्जी को कम करना होगा? एनर्जी को कम करने के लिए लैम्डा को ज्यादा करना, लेकिन जब लैम्डा ज्यादा होगा वही वाली बात होगी कि सेंटीमीटर मेजर का किलोमीटर में हो, तो वैसे ही गलत होगा। सही करना चाहोगे सही हो ना पाएगा, अगर गलत करना चाहोगे तो गलत तो है ही सही।
अरे हाँ या ना? हाइजेनबर्ग ने कहा थिंग्स आर अनसर्टेन। क्या बोला उन्होंने? You cannot measure the accurate position and accurate velocity of a moving electron simultaneously. ये स्टेशनरी होता है, रुका हुआ होता है, शायद होता है, शायद। तो अब लिखेगा फर्स्ट पॉइंट, इट इज इम्पॉसिबल। उन्होंने कहा बोर्ड तुमने सुना होगा इम्पॉसिबल, दिस इज लिटरली इम्पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल टू measure the accurate position। उन्होंने मेजरमेंट को नहीं बोला इम्पॉसिबल, किसे इम्पॉसिबल बोला? एक्यूरेट पोजीशन। इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर द एक्यूरेट पोजीशन एंड वेलोसिटी of a moving electron simultaneously एक घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की एक्यूरेट पोजीशन और वेलोसिटी बताना असंभव है। अरे हाँ या ना? उड़ते हुए बाज का शिकार करना असंभव है, ऐसा उन्होंने कहा। समझ पा रहे क्या? बोले अच्छा असंभव है तो भाई साहब हमेशा एरर आएगा। क्या आएगा? इमेजिन करते हैं एक बच्चा, उसे पढ़ना लिखना बस आता है। क्या आता है? बस आता है ना, अनपढ़ नहीं है, राइट? उसे मैंने 1 किलोमीटर की स्केल दी, चलो 1 मीटर की स्केल ले लेते हैं। कितने की स्केल? यहां से लेके वहां तक की जो लेंथ है ये 1 मीटर है, 1 मीटर से ज्यादा है। लेट्स इमेजिन 2 मीटर है, मान लेते यहां कहीं 1 मीटर, यहां कहीं 2 मीटर मान। अब जो ये स्केल है ये मीटर स्केल है। कैसे स्केल है? मतलब 1 मीटर, जैसे सेंटीमीटर देखा ना आपने, तो सेंटीमीटर 1 फिर 2 फिर ऐसे लाइन बनी रहती है। तो ये मीटर स्केल है, इसमें 1 मीटर के बाद दूसरा मीटर के बाद तीसरा मीटर के बाद चौथा मीटर चलेगा। मैंने उस बच्चे से कहा भाई साहब मुझे इसकी लेंथ मेजर करके बताओ। उसने लिया मीटर स्केल। क्या लिया? मुझे बताओ पहली बात, वो लेंथ मुझे सही बताएगा गलत? 101% गलत बताएगा। आधे बोलते सर सही बता दिए। तो सर कभी खुद को रख के देखो ना उस जगह पे, उस बच्चे की जगह पे करो मेजर। कैसे सही बताओगे आप? मैं देखना चाहता हूं कैसे सही बताओगे। यहां से यहां तक 1 मीटर बना है, बताओ उसकी लेंथ कितनी हुई? हम तो बता भी नहीं पा रहे, आप तो भयंकर एरर दे रहे हैं। कुछ तो बताएं, एक नंबर तो बोले। कितना बोलेंगे? बोलो ना। अब मुझे बताओ जो 10 सेंटीमीटर आपने क्या अंदाजन से बोला, और जो अंदाजे से बोला उसे मैं कैसे सही मान लूं? आपका अंदाजा सही ऐसा कुछ है क्या? आपको सुपर पावर मिली है क्या? तो एरर आएगा कि नहीं आएगा? अब मैं आपसे कह रहा हूं एरर तो आएगा, मगर मैक्सिमम एरर कितना आएगा? मैक्सिमम एरर, एक बच्चे का मन ही नहीं था बताने का, बोले सर 1 मीटर है लो। एरर की भी तो, अरे हाँ या ना? क्यों बच्चा मुझे बोलेगा नहीं सर 5 किलोमीटर है? पढ़ना लिखना उसे आता है, पढ़ना लिखना उसे, तो उसका मन ही नहीं था अंदाजा लेने का। भाई साहब 10 सेंटीमीटर नहीं बोलेगा सर, तो उससे सीधे बोल दिया हाँ सर 1 मीटर तो है सर। अब वो एक्यूरेट है कि एरर है? मतलब एरर में भी एक मैक्सिमम लिमिट है, हाँ या ना? वही वाली बात है कि आपने वर्नियर कैलिपर स्क्रू गेज पढ़ा होगा। तब लिखते कभी रीडिंग लिखते थे +-1, यस और नो, या +-2 व्हाटएवर। तो कहने का मतलब ये था कि प्लस माइनस का मतलब क्या था? एक की वैल्यू 5 +-1, मतलब 5 में तो आपको श्योर शॉट है, लेकिन जो +-1 वो क्या है? एरर। तो एरर की भी एक मैक्सिमम लिमिट थी। क्या पैसे बोलते थे 5 +-, आई डोंट नो, ऐसा थोड़ी बोलते थे। एक लिमिट तो मैक्सिमम बताते थे ना। तो उन्होंने कहा आप सही सही मेजर नहीं कर पाएंगे, जब भी मेजर करेंगे उसमें एरर। उसी एरर का उन्होंने नाम दिया अनसर्टेनिटी। क्या नाम दिया? तो उन्होंने कहा जब भी मेजरमेंट होगा 2 तरह के एरर आएंगे, एक आएगा पोजीशन और एक आएगा वेलोसिटी। तो जो पोजीशन का एरर था उन्होंने उसे बोला डेल्टा एक्स। क्या बोला? और जो वेलोसिटी का एरर था उसे बोला डेल्टा वी। इसे अंग्रेजी में बोलते क्या बोलेंगे? एरर इन मेजरमेंट ऑफ पोजीशन। चेंज मत बोलो, मैं हम उनकी बातें कर रहे हैं, उन्होंने जो बोला वो सुनना है। इसे क्या बोलेंगे? एरर इन मेजरमेंट ऑफ पोजीशन। इसे क्या बोलेंगे? एरर इन। पर उन्होंने एरर नहीं बोला, उन्होंने क्या बोला था? अनसर्टेनिटी। तो अब अपन क्या बोलेंगे उनकी भाषा में? अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, अनसर्टेनिटी इन। नेक्स्ट पॉइंट डेल्टा एक्स। नेक्स्ट पॉइंट डेल्टा एक्स। चाहे तो डायग्राम आप बना ले, चाहे तो कहीं साइड में। नेक्स्ट पॉइंट डेल्टा एक्स, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, uncertainty in position, and next point delta v, that is uncertainty in velocity। प्यारे बच्चों फील करिएगा, ये वेलोसिटी नहीं है, ये वेलोसिटी का एरर है।
पर उन्होंने एरर ना बोल के क्या बोला था? अनसर्टेनिटी। उन्होंने बोला ये अनिश्चितता है। आपने रीडिंग ली 5 + -1 5। व्हाट इज द अनसर्टेनिटी? 1। हाँ या ना? आपने रीडिंग ली 5 + -1। व्हाट इज द अनसर्टेनिटी? 5 तो फिक्स है ना। अगर बच्चा तो बच्चा वेरी करेगा तो 1 में तो वेरी होने वाला, बोलो हाँ या ना। तो उन्होंने इस वेरिएशन का नाम दिया अनसर्टेनिटी। क्या नाम दिया? यहां तक कंफर्टेबल है? अरे हाँ या ना? उन्होंने कहा एक मूविंग इलेक्ट्रॉन का सही सही पोजीशन, सही सही वेलोसिटी दोनों साथ में हम नहीं बता सकते, दोनों में एरर आएगा, मगर एरर जो आएगा, एरर जो, उसका जब आप करोगे प्रोडक्ट, क्या करोगे, क्या करोगे, वो हमेशा ही h/4πm से तो बड़ा होगा या तो छोटा होगा। इससे कम एरर किसी का हो ही नहीं सकता है, इससे ज्यादा ही होगा। नहीं फील किए? उन्होंने क्या किया, इसको कहा कि जो एरर होगा उसका जो कोड होगा किससे बड़ा होगा? h/। इज दिस क्लियर? इसे हम लोग कहेंगे हुप इनइक्वालिटी। क्या बोलेंगे? व्हाट डू यू मीन बाय हुप? इतना बड़ा नाम बोलने का मन नहीं, अपने छोटा नाम बोला हुप। क्या नाम बोला? तो इसे बोलेंगे हुप इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी, इसे इनइक्वालिटी क्यों बोल रहे हैं? इक्वालिटी का मतलब होता है ये, हाँ या ना? इसे बोला अपन ने हुप इनइक्वालिटी। क्या बोला? हुप इनइक्वालिटी। क्या आप सबके सामने हुप इनइक्वालिटी लिखा है? क्या आप सबका ध्यान बोर्ड पर है? हमने की इक्वेशन लिख ली डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी ग्रेटर और इक्वल टू h/4πm। एम को इधर भेजो, आप सबका ध्यान चाहिए यार, भेजो इधर। एम को बोलो क्या बनेगा? डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी ग्रेटर और इक्वल टू h/4π। आया ना? ये जो एम डेल्टा वी है, क्या ये मोमेंटम में अनसर्टेनिटी बोलोगे? तो इसे अपन बोल सकते हैं डेल्टा पी। यस और नो? ये जो आपके सामने लिखा प्यारे बच्चों, ये भी है हुप। क्या है ये? अब मैं क्या करता हूं, ये जो इक्वेशन लिखा है इसे मैंने डेल्टा टी, इसे मैंने बोला से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया, ताकि किसी प्रकार का यहां पे चेंज ना आए। कहते हैं जो लेफ्ट हैंड साइड करना वही राइट हैंड साइड, कहते हैं किसी से मल्टीप्लाई करना दूसरे से डिवाइड, ताकि कहीं कोई चेंज ना आने पाए। मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, किससे डिवाइड किया? क्या आप सबने फिजिक्स पढ़ा है, एनएलएम पढ़ा है, न्यूटन का सेकंड लॉ याद है? सेकंड लॉ, सेकंड लॉ, सेकंड लॉ। अच्छा सुनो ना, ये था डेल्टा पी, तो यहां लिखा एम इंटू डेल्टा वी। क्या लिखा? एम इंटू, मैं लिख देता हूं, सबका ध्यान बोर्ड पे चाहिए। एम इंटू डेल्टा वी चलेगा, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, डेल वी बाई डेल टी। एक्सेलरेशन, यस और नो? मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन, यस और नो? तो मैं क्या करता हूं प्यारे बच्चों से, ऐसा लिख देता हूं डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा एफ। कुछ छूट गया कि सब लिख दिया? डेल्टा टी भी तो आएगा, यस और नो? ग्रेटर इक्वल टू h/4 चलेगा। क्या आप सबने वर्क रेट की पावर पढ़ा है? पढ़ा है। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट का वर्क होता है, वर्क की यूनिट का एनर्जी होती है। अपने आप में एनर्जी है, बोलो हाँ या ना? अपने आप में एनर्जी है, बोलो हाँ या ना? तो दिस इंटू दिस, क्या मैं डेल्टा ई बोल दूं? तो मैं लिख देता हूं डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी ग्रेटर और इक्वल टू h/4 चलेगा। क्या सबका ध्यान बोलते हैं? इसका नाम क्या है? व्हाट इज दिस? हुप इनइक्वालिटी। व्हाट इज दिस? हुप इनइक्वालिटी। व्हाट इज दिस? मैंने लिखा ग्रेटर इक्वल टू h/4 चलेगा ना? ये भी है हुप, ये भी है हुप, ये सब के सब क्या है प्यारे बच्चों? नीट में सवाल आया था, पहचान कौन? बच्चों ने कहा आई डोंट नो, यही था हुप। क्या था ये? चलेगा, लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, हुप एंड इट्स फॉर्म्स। लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, हुप एंड इट्स फॉर्म्स। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और उसके नाना प्रकार। तो किसी भी, नाना प्रकार मतलब विभिन्न प्रकार, इसमें से किसी को भी पूछ दे पहचान कौन, तो आपको याद होना चाहिए इस इक्वेशन को हमने कई तरीके से मॉडिफाई किया है। इक्वेशन मेन वही थी, मगर उसे हमने कई तरीके से मॉडिफाई कर करके लिखा है। इज दिस क्लियर? इन सभी बातों का हमें याद होना जरूरी है। ये थी दूसरी खोज प्यारे बच्चों, जिसने कहा यू कैन नॉट मेजर द एक्चुअल पोजीशन एंड एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग इलेक्ट्रॉन। फिर क्या था? उसके बाद से लेके आज तक हमने इलेक्ट्रॉन की खोजने की जरूरत नहीं करी। अब हम संभावनाओं पे बात करते हैं। इसका मतलब यह था कि देखो एरर तो आएगा,
लेकिन जो एरर आएगा वो कितना आएगा। उन्होंने कहा जो एरर होगा वो हमेशा इससे बड़ा होगा, मतलब कितना भी एक्यूरेट मेजर करने की कोशिश कर लो कभी भी इससे छोटा कर ही नहीं सकते। समझ पाए क्या? लिख लिया होगा सारी बातों की एक बात। अभी तक हमने दो खोजों पे बात करी, नंबर 1 डी ब्रॉगली, नंबर 2 हुक। अरे हाँ या ना, डी ब्रॉगली का फॉर्मूला बोलेंगे, फॉर्मूला लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी, और हुक का फॉर्मूला बोलेंगे डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज ग्रेटर और इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। इसे आप मोमेंटम में भी याद कर सकते हैं, तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर और इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। चलेगा प्यारे बच्चों, कुछ ही देर में आप सब करने वाले सवाल क्या करेंगे। तो जब आप सवाल करेंगे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे, तो अक्सर आपको एक नंबर परेशान करेगा, एच अपॉन 4 पाई। करेगा नहीं करेगा? एक बार देखते हैं ये ऊपर क्या लिखा प्यारे बच्चों, एच। एच का मतलब बहुत बढ़िया, क्या इसकी वैल्यू याद है? 6 पॉइंट -34, यस और नो? 4 पाई से डिवाइड करके मैं सीरीज की वैल्यू लिख दूं ताकि बार बार ये काम आपको करना नहीं पड़े। और इसकी वैल्यू होती है प्यारे बच्चों 0.527 इंटू 10 की पावर -34। यूनिट आप मुझे बताइए, सोच में क्यों पड़ गए? पाई की यूनिट किलोमीटर पर आ रहे क्या? तो फिर यूनिट बोले ना, जूल सेकंड, यस और नो? यस और नो? चलेगा। लिखना नेक्स्ट पॉइंट स्टार बना के फॉर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। तो जब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, h अपॉन 4 पाई को 0.527 इंटू 10 की पावर -34 लेके सॉल्व करेंगे। याद रखिएगा, अक्सर जो सबसे बड़ी गलती बच्चा करता है, ये जो h है क्या हमेशा जूल में होने वाला है? किस में होने वाला है? और जूल एनर्जी की एसआई यूनिट है कि सीजीएस यूनिट है? अब मैं आपसे पूछता हूं, अगर ये है जूल में, तो m को किसमें होना पड़ेगा? केजी में। वेलोसिटी किसमें होना पड़ेगा? मीटर पर सेकंड में। पोजीशन किसमें होना पड़ेगा? मीटर में। कीप दिस इन माइंड, यहां पे सारा किस्सा चलने वाला है एसआई यूनिट। इज दिस क्लियर? जब आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों, तो सवाल करने के लिए इस इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में बदल लीजिएगा और कुछ इस प्रकार से सॉल्व कर लीजिएगा। लिखिएगा सेकंड पॉइंट, वी कैन कन्वर्ट इनइक्वालिटी इनटू इक्वालिटी फॉर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। तो जब हम सवाल सॉल्व करेंगे, इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट करके सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं इसमें कैसे कैसे सवाल बनते हैं। मैं जो सवाल दूंगा उसमें डी ब्रॉगली के भी न्यूमेरिकल्स होंगे और हाइजेनबर्ग के भी होंगे, दोनों के मिले जुले सवाल होंगे। चलेगा? मान के चलता आपको सारे फॉर्मूले याद हो गए। याद हो गए क्या? फटाफट सवाल करिएगा, पूरी क्लास करिएगा। लिखिएगा पहला सवाल, कैलकुलेट कैलकुलेट द वेवलेंथ, calculate the wavelength of the wave, calculate the wavelength of the wave associated with particle of 20 gram and velocity 500 meter per second with a particle of 20 gram and velocity 500 मीटर पर सेकंड। कितने बच्चों से बन जाएगा? रेज योर हैंड। बहुत बढ़िया, मन में होगा फॉर्मूला, बस सवाल सॉल्व करना है। न्यूमेरिकल है, सही सॉल्व करें, गलती ना करें प्लीज। एक बात बताएं, इसमें आप फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? ईएम वेव का, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का, कि डी ब्रॉगली का? सबने कर लिया होगा। आइए मैं भी आपके लिए कर देता हूं। प्यारे बच्चों, ये तो आप सबके जहन में आ चुका है कि हमें लगाना है यहाँ पे फॉर्मूला लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन, अरे खेल खत्म है क्या? तो लैम्डा इक्वल टू एच की वैल्यू आप सबको याद है 6.626 इंटू 10 की पावर -34। यस और नो? एम बोले तो मास कितना दे रखा है? 20। सीधे लिखो, चलेगा? कुछ गड़बड़ हो गया क्या? हाँ, ये है ग्राम में, मुझे कन्वर्ट करना होगा किलोग्राम में। इनटू वेलोसिटी मीटर पर सेकंड चाहिए, उसी में है, मतलब कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। इसे थोड़ा सिंपलीफाई कर सकते हैं। ये है 20, यानी 2 इंटू 10 की पावर 1, तो 10 की पावर 1, 10 को -3, 10 को -2, 10 को -2 10 पावर 2 कितना हो गया? कुछ भी नहीं, क्या बोलते मैथ में? ठीक है, 10 की पावर -2, 10 की पावर 2 कितना हो गया? खत्म हो गया। खत्म कैसे करूं? उड़ा दूं? 1 हो गया, तो 10 की पावर 1 10 है ना। 10 की पावर -2 इंटू 10 की पावर 2 इक्वल टू, बताए 10 की पावर, हाँ 10 पावर 0 इक्वल टू 1। खत्म हो गया नहीं बोलेंगे, ऐसे बोलेंगे, ठीक है?
हाँ मुझे पता था ये बोलने वाले थे। खैर अब ये आया मेरे पास 5 टू 10, हाँ या ना? 5 टू पक्का ना? 10 के ऊपर भेजे कितना बना? 10 की पावर -1। तो लैम्डा इज इक्वल टू 6.626 इन द माइनस 34 किलोमीटर किलोमीटर पर आवर। पक्का? पक्का। लिखिएगा एक और सवाल। कैलकुलेट डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ। कैलकुलेट डी ब्रॉगली वेवलेंथ of electron. Calculate de Broglie's wavelength of electron present in third Bohr orbit, present in third Bohr orbit of hydrogen atom. सवाल सब लोग समझ गए हैं? Calculate wavelength of electron present in, मैंने वेवलेंथ एमिशन फोटोन का नहीं पूछा है, एब्जॉर्ब फोटोन का नहीं पूछा है, उसी इलेक्ट्रॉन से एसोसिएटेड वेव का पूछा है, यानी मैंने मैटर वेव का पूछा है, यानी डी ब्रॉगली का सवाल है। बोलो हाँ या ना? सो सिंपल। सबका आंसर आ चुका होगा? ऑल राइट। कितने बच्चों से बन जाएगा? रेज योर हैंड। अरे वाह, कंसेप्ट समझ में आएगा? फॉर्मूला बता दो, मैं समझ जाऊंगा। अरे वाह, 2 पाई आर इक्वल टू 3 लैम्डा, यस और नो? तो मैं सीधे लिखूं, चलेगा क्या? तो प्यारे बच्चों, लैम्डा इक्वल टू 2 पाई आर बाई 3, रेडियस का फॉर्मूला अपने याद है क्या? तो 2 पाई इंटू 0.53 इंटू एन स्क्वायर, मतलब 9 बाई हाइड्रोजन 1/3। सॉल्व कर लिया होगा? सॉल्व करने पे जो आंसर आता है लगभग 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 10 एंगस्ट्रॉम। कैसे कर सकते हैं? कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगा मेरे हिसाब से। एक मिनट। रूट 150 बाई वी आपको पता है क्या? एक मिनट, वो पोटेंशियल डिफरेंस। एक बच्चे डाउट को सब लोग सुन ले। एक बच्चे ने कहा सर क्या हम इसे ऐसा नहीं कर सकते हैं, लैम्डा इक्वल टू अंडर रूट 150 बाई वी? बोलो हाँ या ना? इस फॉर्मूले को बस मैंने बताया, इसका रीजन आप पढ़ते फिजिक्स में। ये पोटेंशियल नहीं है, ये है वो पोटेंशियल डिफरेंस जिससे इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट किया है। इसका मतलब थोड़ी कि उससे एक्सेलरेट हुआ है। अगर आपने बैटरी लगा के यहां पे कोई दूसरा पोटेंशियल मेंटेन किया 5 वोल्ट का, वो तो एक्सेलरेट वो माना जाएगा ना? नहीं समझ पाए? अभी मैं सवाल देता हूं। हेलो, एक बच्चे ने मुझसे कहा सर वहां पे जो हम लिखते थे जो एनर्जी था उससे सीधे ना कर ले, हो सकता है यहाँ पे ऑप्शन आ जाए, पर ये जो आप फॉर्मूला पढ़ते हैं उसमें ये वो पोटेंशियल होता है जिससे इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करते हैं, चलेगा? अभी फिलहाल हमने सवाल से इस फॉर्मूले से किया, आंसर कितना आया? अब एक बच्चा मुझसे कहता है सर ऐसे नहीं कर सकते क्या, लैम्डा इक्वल टू h अपॉन mv, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रखे, v रखे। बिल्कुल कर सकते, पर कैलकुलेशन यहाँ पे ज्यादा है। नहीं समझे? फिलहाल आंसर इज 10 एंगस्ट्रॉम। चलेगा? एक और सवाल लिखिएगा। कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन which is moving under the influence of, calculate wavelength of electron which is moving under the influence of potential difference of 1.5 वोल्ट। समझ पाए क्या? मैंने एक वर्ड यहां बोला है which is moving under the, मैं ऐसे बोल सकता हूं which is accelerated, तो लैंग्वेज का है। अब समझना, मैंने इलेक्ट्रॉन की बात की है और पोटेंशियल कितना बोल दिया है? 1.5। ये डेल्टा वी है, समझ पा रहे क्या? मुझे बता दे प्यारे बच्चों, फॉर्मूला कितना आएगा? अब हमें इलेक्ट्रॉन का अलग से केस याद है, यस और नो? अंडर रूट 150 बाई 1.5, बड़ा बढ़िया नंबर है, हाँ या ना? जमाने को आंसर बता दें, 10 एंगस्ट्रॉम। लगभग एग्जैक्ट। एक और सवाल लिखिएगा। टू particles A and B are in motion। फिजिक्स का सवाल नहीं है। Two particles A and B are in motion if lambda A is equal to 4 into 10 की पावर -5 meter, if lambda A is equal to 4 into 10 की पावर -5 meter and
mass of particle B is 25% of the mass of particle A. Mass of particle B is 25% of the mass of particle, and velocity of particle B is 50% of the velocity of particle A. Is 50% of the velocity of particle A. Then calculate lambda B. Then calculate lambda B. Then calculate lambda B. पूरी क्लास से बन जाएगा. सो सिंपल. अब यहां पे हमने दो पार्टिकल्स को कंपेयर कर दिया. ऐसे सवाल शायद आपने फिजिक्स को भी किए होंगे. चलिए, मुझे उम्मीद आप सबने कर लिया होगा. आंसर बोलना चाहेंगे? बहुत बढ़िया. आइए देखते हैं. जिनसे नहीं बना, अपने को पता है भाई साहब डी ब्रोगली का सवाल है, यानी लैम्डा बराबर है अपॉन एम बी. हाँ या ना? तो मैं ऐसे कहता हूं लैम्डा ए अपॉन लैम्डा बी इज इक्वल टू एम बी इंटू वी बी अपॉन एम ए इंटू बी ए. चलेगा? अब देखते हैं इंफॉर्मेशन क्या दिया है. उस गिवन इंफॉर्मेशन को यहाँ पे रखते हैं. हाँ या ना? परफेक्ट. लैम्डा ए दिया है कि पूछा है? दिया है. तो अभी मैं फिलहाल ले लेता हूं लैम्डा बी हमसे पूछा है. बी का पार्टिकल का मास कितना है? 25% ऑफ मास ऑफ ए. आप सब जानते हैं परसेंट का मतलब होता है 1/100 या 100. वैसे ही वेलोसिटी कितना दिया है? 50/100 इंटू वेलोसिटी ऑफ ए. नीचे आएगा एम ए इंटू वी ए. चलेगा? क्या प्यारे बच्चों? एम ए वी ए कैंसिल होगा. 1/4 1/2 1/8, यानी जो लैम्डा बी है प्यारे बच्चों बताओ कितना आया? 8 टाइम्स ऑफ लैम्डा. यस और नो? नहीं समझे? सवाल खत्म हो गया क्या? सारे सवाल आसान है क्या? तो प्यारे बच्चों द फाइनल आंसर विल बी, बता दो 32 इंटू 10 की पावर -5 मीटर. यस और नो? लिखिए अगला सवाल. कैलकुलेट. तूफान से सवाल करें, फुर्ती में करें, जल्दी करें, सब आपको आता है. बस सवाल करना है. न्यूमेरिकल की एफिशिएंसी बढ़ाएं. जल्दी कोशिश करें, ट्राई करें. कैलकुलेट अनसर्टेनिटी इन पोजीशन. Calculate uncertainty in position. If uncertainty in momentum is 10 की power -15 kg meter per second. If uncertainty in momentum is 10 की power -15 kg meter per second. सबने कर लिया होगा? क्या ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का सवाल है? फॉर्मूला लगाइए, आंसर पाइए. डेल्टा एक्स इंटू कौन से लगाऊं? मोमेंटम बोला है तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू इनइक्वालिटी को मैं इक्वालिटी मान के चलो. इसकी वैल्यू अपने को याद है 0.527 इंटू 10⁻34. हाँ या ना? इसकी वैल्यू कितनी है? 10⁻15. सबने कर लिया होगा? व्हाट इज डेल्टा एक्स? फाइनल आंसर 0.527 इंटू 10 की पावर माइनस. चलेगा? लिखिएगा और सवाल. if mass of particle is 10 की power -10 gram. If mass of particle is 10 की power minus and velocity of particle is velocity of particle is 10 की power -6 सेंटीमीटर पर सेकेंड. कुछ पकड़ पाए क्या? दोनों एसआई यूनिट में है कि नहीं है? आगे आप समझदार है ना? अब सवाल में ट्विस्ट क्या जरा सुनिएगा. ट्विस्ट नंबर 1, ट्विस्ट नंबर 2. if error in the measurement of velocity is
if error in the measurement of velocity is 0.0001%, if error in the measurement of velocity is 0.0001%. एक मिनट, ये है क्या? ये है क्या? ये वो है जब आप वेलोसिटी मेजर कर रहे थे तो इतने का एरर है। एक मिनट, इतने का नहीं, इतने परसेंट का एरर है। इतने का एरर नहीं, इतने परसेंट का एरर है। समझ पा रहे क्या? is 0.0001%. Then calculate first part, uncertainty in velocity. Then calculate first part, uncertainty in velocity, and second part, uncertainty in position. Then calculate first part, uncertainty in velocity, and second part, uncertainty in position. सेकेंड पार्ट, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। हिंट देता हूं, इमेजिन करें 5% आए तो कितने नंबर आए? सोचेंगे। इतने परसेंट का एरर है तो सोचे कितना एरर है। जो एरर है वही तो डेल्टा वी है। इतने परसेंट का एरर है तो सोचे कितने का एरर है, और जितने का एरर है वही तो अनसर्टेनिटी है। फील करें अनसर्टेनिटी को। अनसर्ट कुछ नहीं, एरर ही तो है यार। आइए समझते हैं। वेलोसिटी हमें दे रखा था प्यारे बच्चों 10⁻⁶ सेंटीमीटर पर सेकंड, हाँ या ना? सबसे पहला हमारा फर्ज बनता है इसे कन्वर्ट कर ले मीटर में, तो 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड। क्लियर है? क्लियर है? यहां तक किसी को दिक्कत है? अगर बात करूं मैं मास में, तो मास पहले कितना था? 10⁻⁻10 ग्राम। बोलो हाँ या ना? लेकिन मुझे इसे कन्वर्ट करना होगा किलोग्राम में, तो इंटू 10⁻3 यानी कितना आएगा? 10⁻13 kg। यस और नो? ठीक है साहब, ये तो यूनिट कन्वर्जन की बात हो गई। अब आते हैं अपन काम की बात को। क्या मुझे v चाहिए कि डेल्टा v? जो हाइजेनबर्ग का फॉर्मूला है उसमें डेल्टा v होता है डेल्टा x, और वो जो डेल्टा है वास्तव में वो चेंज नहीं है, वो है एरर। क्या है वो? क्या है वो? समझ पा रहे क्या? अब मुझे निकालना है एरर। क्या निकालना है? मेरे कोई फॉर्मूला नहीं बता, मैं चाहता हूं फील करो इसे। मुझे एरर निकालना है। भाई साहब मुझे वेलोसिटी पता थी, कितने परसेंट एरर नहीं निकालोगे? कितने परसेंट? कितना? 10⁻⁻, तो मैं लिख रहा हूं एरर डेल्टा v बराबर 10⁻⁴%। परसेंट का मतलब होता है अपॉन 100 इंटू 10⁻⁸ यस और नो? कौन सा फॉर्मूला लगाया? फील का। कौन सा फॉर्मूला? फील का। सॉल्व करेंगे, बताओ कितना आएगा? -4 -6 -8 -6 -14 10⁻⁴ चलेगा। फर्स्ट पार्ट का आंसर हमने निकाल लिया है। आइए चलते हैं सेकंड पार्ट में। आपसे क्या पूछा है? डेल्टा एक्स, तो फॉर्मूला लगा दो, डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी बराबर 0.527 इंटू 10⁻34 चलेगा। क्या हमें एम पता है? 10⁻13 ऊपर जाएगा 10⁻30। समझ पा रहे क्या? क्या हमने डेल्टा वी निकाल लिया है? भेजो नीचे डेल्टा वी, भेजो जरा। 10⁻14 ऊपर जाएगा 10⁻14। अरे खत्म हो गया क्या? आगे आपको करना है टफेस्ट पार्ट। ये कैसे कर दिया मैंने एक लाइन में यार? वही तो, नजर हटी बोर्ड से, अगर नजर हटी। कर लिया होगा। सो फाइनल आंसर विल बी, आसान है क्या यार? 27 34 कितना? -7, हाँ या ना? सो 0.527 इंटू 10⁻7 किलोमीटर पर है मीटर। यस और नो? आसान है क्या? अब कभी कभी सवाल मजे लेता है, पहले वहां भी वो यूनिट कन्वर्जन कराता है, फिर तुम्हें ऑप्शन भी कोई मीटर में नहीं होता। नहीं समझ पाया? तो एक ऑप्शन होगा नन ऑफ दीज, याद रखना, और एक ऑप्शन होगा सेंटीमीटर। आप जल्दबाजी टिक कर देंगे नन ऑफ दीज, कीप इन माइंड। नहीं समझ पाए? आपका दिमाग क्या सोच रहा है? मेरा आंसर 10⁻7 है, लेकिन एक भी ऑप्शन 10⁻7 मैंने इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, तो कितना होगा ये? 10 पावर। पक्का? ऑप्शन वो था और एक ऑप्शन था नन ऑफ दीज। आपने जल्दबाजी में क्या टिक कर दिया? बी केयरफुल व्हाइल सॉल्विंग न्यूमेरिकल। हेलो, नहीं समझ पाए? चलेगा, लिखिएगा एक और सवाल। if uncertainty in
position and velocity is equal, if uncertainty, बड़ा फेमस सवाल है, if uncertainty in position and velocity is equal, उसने कहा कि position velocity दोनों में uncertainty equal, then calculate uncertainty in momentum, then calculate uncertainty in momentum in terms of mass m. मतलब आपका जो आंसर होगा वो m के फॉर्म में होगा. ऑफ कोर्स ये सवाल जल्दी बन जाते हैं जब ऑप्शन होता है, पर मैं भी आपको ऑप्शन दे नहीं रहा हूं ताकि आप पूरा दिमाग लगाएं, पूरा सोचें. अभी प्यारे बच्चों सवाल हमसे कह रहा है कि दोनों की अनसर्टेनिटी इक्वल है, राइट, और हमसे अनसर्टेनिटी मोमेंटम पूछा. अच्छा हमसे m डेल्टा भी पूछा. अच्छा ऐसा करते हुए डेल्टा भी निकाल ले. सोचो, कर लिया होगा सबने. चलिए टाइम सब प्यारे बच्चों, आप सबका ध्यान चाहिए बोर्ड पर आ जाए जरा. तो कहता है कि दोनों की अनसर्टेनिटी इक्वल, तो दोनों की इक्वल है, तो मैं ऐसा कहता हूं डेल्टा एक्स बराबर डेल्टा वी बराबर वाई मान लो, चलेगा. मैंने वाई माना था कि एक्स और एक्स में सिमिलर नजर आए. ठीक है क्या? ठीक है क्या? अब ये बताओ अनसर्टेनिटी वर्ड सुन के आपके जहन में कौन सा फॉर्मूला आया? कौन सा फॉर्मूला आया? अरे हाँ या ना? गाना तो नहीं याद आया. खैर हमारे सामने ये पता चला वाई है. गाना कौन सा सोच रहे हैं? अरे वो गाना था ना हाय हो खाए. हाँ जरा सुनिएगा. डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी, आप सबको फॉर्मूला याद आया? डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी, बोलो बोलो, इक्वल टू एच अपॉन, हाँ या ना? इसे मैंने बोल दिया प्यारे बच्चों वाई स्क्वायर. क्या बोल दिया? ये कैसे बोल दिया मैंने? बोल दिया क्या? सब लोग बोले, आंख खोल के बोले. ठीक है. अब बताओ प्यारे बच्चों यहां से वाई कितना आएगा? वाई इक्वल टू अंडर रूट एच अपॉन 4 पाई एम. बोलो हाँ या ना? ये वाई है, यही तो डेल्टा वी है, यही तो डेल्टा एक्स है. अब देखते हमें चाहिए क्या? क्या हमें अनसर्टेनिटी मोमेंटम चाहिए? क्या हमें एम डेल्टा वी चाहिए? क्या हमें डेल्टा वी की वैल्यू निकालनी है? तो एम डेल्टा वी चाहिए, क्या करूं? इसको क्या करूं? एम से मल्टीप्लाई. सो सिंपल. क्या इसे एम से मल्टीप्लाई कर सकता हूं मैं? एम इंटू अंडर रूट ऑफ एच अपॉन 4 पाई एम. हाँ या ना? एम को अंदर भेज दे. भेजे अंदर? भेज दिया क्या? क्या बन गया अंदर? एम स्क्वायर. क्या एक एम से एम कैंसिल होगा? What should be the final answer under root of h m upon 4 pi? चलेगा? लिखिएगा. तो प्यारे बच्चों सबसे पहले आया थॉमसन, फिर रदरफोर्ड, फिर बोर, और बोर के बाद हुई दो डिस्कवरीज. नंबर 1 डी ब्रॉगली, नंबर 2 अनसर्टेनिटी. इन दोनों ने बोर मॉडल में लगा दिया क्वेश्चन मार्क, और फिर वहीं पे जन्म होता है क्वांटम फिजिक्स का. उससे आता है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल. क्वांटम फिजिक्स बेसिकली है क्या? अभी तक जब भी आप पढ़ते हैं न्यूटन की फिजिक्स या क्लासिकल फिजिक्स, आप हमेशा पार्टिकल को पार्टिकल मानते हैं. आप हमेशा पार्टिकल को, जैसे हम आपको इंसान मान के पढ़ाते हैं वैसे ही अजम्पशन होता है. यस और नो? यस और नो? आपसे मेरा मतलब है सबसे. आप अपने ऊपर हर बात ले लेते हैं. खैर ये कुछ सोचते हमारी बारे में बातें कर रहे हैं. ऑलराइट. तो एक अजम्पशन पे दुनिया चलती है. उन्होंने एज्यूम किया था कि जो पार्टिकल वो पार्टिकल है, लेकिन ये खोज ये साबित करती है कि पार्टिकल महज एक पार्टिकल नहीं है, उसका वेव नेचर भी है. उसका इसी चीज को जब हम दोनों को क्लब करते हैं, मतलब पार्टिकल नेचर भी ले लो और वेव नेचर भी ले लो, दोनों को क्लब करके एक नई फिजिक्स बनाई गई जिसका नाम है क्वांटम फिजिक्स, और उसी से मॉडल निकल के इसका नाम है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल. आज देखते हैं आज का जो एटम है दिखता कैसा है. देखना चाहेंगे? अगर आप आज के एटम को देखना चाहते हैं, सबसे पहले आप अपने हाथ में कैमरा लीजिए. लीजिए कैमरा. अच्छा वाला है, सस्ता वाला है? ऑलराइट. और इमेजिन करते प्यारे बच्चों हमारे पास एक मधुमक्खी का छत्ता है. मधुमक्खी का, गौर करिएगा, मधुमक्खी का छत्ता. छत्ता समझते हैं आप लोग? और इमेजिन करते प्यारे बच्चों उस मधुमक्खी के छत्ते के चारों तरफ भिनभिनाती हुई एक मधुमक्खी है. कितनी मधुमक्खी है? कितनी मधुमक्खी है? केवल एक मधुमक्खी है. ठीक है. क्या हो गया? उस छत्ते के चारों तरफ भिनभिनाती हुई केवल एक मधुमक्खी, राइट? और मधुमक्खी गाना गा रही है, तो खींच मेरी फोटो, तो खींच मेरी फोटो. आपने क्या किया? फोटो खींचना स्टार्ट किया. फोटो खींचना स्टार्ट किया. अब आपको जो फोटो खींचना उसका एक नियम है. नियम ये है आपको फोटो खींचना 1 सेकंड में एक फोटो. 1 सेकंड में, तो जल्दी जल्दी खींचना, धीरे धीरे खींचना है, और 1 घंटे तक फोटो खींचना है. मधुमक्खी गाना गा रही तो खींचना तो पड़ेगा ना. अब इमेजिन करते हैं कि आपने 1 सेकंड में एक फोटो खींची, राइट, और 1 घंटे तक फोटो खींचनी है.
1 सेकंड में एक फोटो और कितने घंटे तक? टोटल कितनी फोटो आपने खींच डाली? कैलकुलेशन हर जगह आ जाती है यार। कितनी फोटो हो गई? और आपके पास जो कैमरा था वो ऐसा जादुई कैमरा था, तो जादुई नहीं है, टेक्नोलॉजी था, जिससे फोटो खींचते प्रिंट निकल आता था बाहर, कट 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 कट। तो आपके पास फोटो कितने प्रिंट आ चुके हैं? 3600 प्रिंट है। किसके? मधुमक्खी। उन सभी फोटो में मधुमक्खी कितनी? गौर करिएगा, कितनी मधुमक्खी है? अब मैं आपसे कॉमन सवाल पूछता हूँ, जो 3600 फोटो है, क्या उन सभी में जो एक मधुमक्खी है वो एक ही पोजीशन पे, अलग अलग पोजीशन पे है? परफेक्ट। अब आप क्या करिए, उन सभी 36 फोटो को जोड़ दीजिए। आपके पास एक सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर में डालते 36 फोटो खट 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 करके वो लास्ट में सारी फोटोज को एक साथ क्लब कर देता है। एक साथ 3600 फोटो को आपने एक फोटो बनाया। 3600 फोटो को आपने 3600 फोटो से जब एक फोटो नजर आएगी, क्या उसमें मधुमक्खी एक ही नजर आएगी? मधुमक्खी एक ही नजर आएगी, मगर 3600 पोजीशन पर नजर आएगी। एक ही मधुमक्खी है मगर 3600 पोजीशन पर। ये कुछ ऐसा है, अभी आप पंखे को देखिए कितनी ब्लेड नजर आ रही है, लेकिन पंखे को जब मैं चला दूं, क्या जहां है वहीं नजर आएगा? बोलो ना यार, क्या वो अलग अलग पोजीशन पे नजर आएगा? तो प्यारे बच्चों, हमने क्या किया, उन 3600 फोटो को जोड़ के एक फोटो बनाया। आपको दिखाऊं फोटो कैसे नजर आई थी? दिखाऊं क्या? उस फोटो में बीचों बीच था छत्ता। कौन था? ये है छत्ता। क्या है प्यारे बच्चों? छाता नहीं, छत्ता। क्या है ये? चलेगा। और इन सभी के इर्द गिर्द भिन भिनाती हुई मधुमक्खी थी, भिन भिनाती हुई। अगर मैं डॉट डॉट बनाऊं, शायद 3600 बनाने में टाइम लगेगा। मैंने 3600 बना दिए क्या? सर अभी 100 भी नहीं बनाया आप। 3600 छोटा नंबर है, बड़ा नंबर है? अच्छा खासा बड़ा नंबर है, हाँ या ना? तो अगर मैंने 3600 यहाँ पे मधुमक्खी की फोटो बनाई, जरा इमेजिन करिएगा, तो मधुमक्खी की फोटो बनाई, ये सारी की सारी ये याद करिएगा, एक ही मधुमक्खी है, एक ही मधुमक्खी है, मगर 3600 पोजीशन पे है। और कुछ इस प्रकार से भिन बनाती हमारे सामने एक फोटो आई प्यारे बच्चों, और जो फोटो आई वो कुछ ऐसी नजर आई। जरा ध्यान से देखिएगा, क्या सबको नजर आ रहा है? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो ये आउटर रीजन है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा कंस बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, यस और नो? इसका क्या मतलब है? मधुमक्खी यहाँ बहुत देर तक भिनभिनाई कि बहुत कम तक भिनभिनाई? अब हुआ क्या, आपने फोटो का प्रिंट मुझे दे दिया, सर जाओ मधुमक्खी ढूंढ के लाओ। अब मैं मधुमक्खी ढूंढने जाऊंगा तो छत्ते के करीब ढूंढूंगा, क्या ढूंढूंगा? वहां क्यों ढूंढूंगा? एग्जैक्टली, क्योंकि वहां मधुमक्खी को मिलने के चांसेस ज्यादा है। आज का मॉडल ऐसा ही, अगर आपको इलेक्ट्रॉन ढूंढना है तो इलेक्ट्रॉन हर जगह नजर आएगा, मगर उसके मिलने के चांसेस यहां ज्यादा है। नहीं समझे? अब हम इलेक्ट्रॉन को ढूंढते नहीं है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बातें करते हैं हम? इलेक्ट्रॉन की मिलने की यहाँ पे संभावना ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन की मिलने की संभावना यहाँ पे ज्यादा है। और इस पूरे रीजन को बोला गया इलेक्ट्रॉन क्लाउड। क्या बोला गया? सच भी तो यार, ये इतना हल्का सा स्पीड वाला नजर नहीं आता। चला तो पंखा नजर आता है, पंखा नजर आती है, ब्लेड ब्लेड नजर ही नहीं आती आपको? तो बोलो ना नजर आती है, पर क्या अलग अलग नजर आती है? हाँ ऐसा ना, नजर ही नहीं आता आपको ब्लेड है। खैर, क्या ब्लेड अलग अलग नजर आती है ना? तो जब ये तीन ब्लेड अलग होके इतनी कम स्पीड में नजर नहीं आती, तो जब उस इलेक्ट्रॉन के बारे में सोचे, जिसकी स्पीड ऑफ लाइट से केवल 100 गुना कम है, वो कैसे नजर आएगा यार? वहां नजर आएगा आपको क्लाउड। क्या नजर आएगा? क्या नजर आएगा? एक ऐसा धुंधला सा बादल नजर आएगा, लेकिन भाई कहीं ना कहीं तो इलेक्ट्रॉन होगा, हाँ या ना? और अब हम इलेक्ट्रॉन को मिलने की संभावनाएं तलाशते हैं, और उन्हीं संभावनाओं, जहां इलेक्ट्रॉन की मिलने की संभावना मैक्सिमम है, उसे कहा गया इस मॉडल ने ऑर्बिटल। क्या बोला? क्या बोला? यानी जो बोर का मॉडल हुआ करता था, उसमें इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में था। कहां था? लेकिन आज का जो एटम है, आज का जो मॉडल है, वो कहता है इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में नहीं है, ऑर्बिटल में। हाँ ये बात अलग है, ऑर्बिटल का सफर ऑर्बिट से ही होने वाला है। ये कुछ ऐसा है, मुझे एक बच्चे को ढूंढना जो होमवर्क करके नहीं आया इस बिल्डिंग में। मुझे एक बच्चे को ढूंढना है जो होमवर्क करके इस बिल्डिंग में। तो आप नीचे मुझे मिल गए, बोले बेटा वो बच्चा कहाँ है जो होमवर्क करके नहीं आया? लेट्स इमेजिन, तो अगर आपने कहा सर वो रूम नंबर 2 में है, रूम नंबर, एक बार बताओ, बच्चा बिल्डिंग में है कि रूम में? पक्का? सोच के बताना, सोचते नहीं आप, है ना? अच्छा एक बात बताओ, हाँ बिल्डिंग के अंदर रूम है, बहुत बहुत टैलेंटेड है। अगर मुझे बच्चे को ढूंढना है, तो बच्चा मुझे बिल्डिंग में, अगर कोई बच्चा का सर वो रूम नंबर 2 में, रूम नंबर, यानी जो रूम नंबर 2 है वहीं बच्चे की मिलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। वहां हो कोई जरूरी नहीं है, मगर संभावना ज्यादा है, क्योंकि वही उसका क्लासरूम है, वही आके बैठा करता था। या सर नो, ये रूम नंबर 1 है क्या? सॉरी, रूम 1 है।
वो तो बच्चा है, उसके मिलने की संभावना रूम नंबर 1 में ज्यादा थी। हाँ या ना? हाँ या ना? क्या पता उस ऑप्शन तो मिल ही जाए, कोई जरूरी, मगर मिलने की संभावना तो ज्यादा है, ऐसा हो। तो आप नीचे मेरे बोले साहब रूम नंबर 2 में जाके देख लो, रूम नंबर 1 में जाके देख लो। अच्छा, आपने नहीं ढूंढना चाहते क्या? तो रूम नंबर 1 में जाके देख लो। तो अब मैं रूम नंबर 1 कहां जाऊं? फर्स्ट फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे, थर्ड पे, फिर ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, कहां जाऊं? शायद ये बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? अगर आपने मुझे ऐसे कहा होता सर इस बिल्डिंग में, अच्छा मान लो आपको जो वहां मिल गया दूर पे रोड पे, तो फिर बिल्डिंग का भी सवाल आता। बोले सर किस बिल्डिंग में, उस वाली में, इस वाली में? नहीं समझे? अगर आप मुझे करेक्ट इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं तो आपको बोलना पड़ता साहब सम्यक बिल्डिंग में 7th फ्लोर पे बी ब्लॉक में रूम नंबर 1 में वो बच्चा आपको मिलेगा। अभी भी मिलने की संभावना है, अभी भी मिलने की, समझ पा रहे क्या? तो अब इलेक्ट्रॉन की जो लोकेशन है, हम प्रोबेबिलिटी बातें कर रहे हैं। किससे बातें कर रहे हैं? प्रोबेबिलिटी। और वो जो प्रोबेबिलिटी है, वो जहां भी इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा मिलेगा उसे बोलेंगे ऑर्बिटल। क्या बोलेंगे? मैंने नहीं कहा इलेक्ट्रॉन यहां कभी नहीं था, तो मैंने नहीं कहा इलेक्ट्रॉन यहां नहीं था, इलेक्ट्रॉन की मिलने की संभावना यहां सबसे ज्यादा है। यही है आज का क्वांटम मैकेनिकल मॉडल या वेव मैकेनिकल मॉडल भी चलेगा। इस मॉडल को बहुत अच्छे से डेवलप किया एक साइंटिस्ट, उनका नाम था श्रोडिंगर। क्या नाम था? उन्होंने क्या, श्रोडिंगर, क्या नाम था? क्या नाम था? नाम तो सुना होगा ना आपने, नाम ही नहीं सुना क्या? अच्छा अच्छा, उनका नाम से ही डर लगता है ना सर, नाम ही इतना खतरनाक है सर, इक्वेशन नहीं बताते इसलिए आपको। खैर, तो उन्होंने इस पे सबसे ज्यादा काम किया और श्रोडिंगर साहब ने कहा कि देखो यार, हमने क्या किया, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर दोनों को इंक्लूड किया और उन्होंने दोनों को इंक्लूड करके एक इक्वेशन बनाई, एक जो मार्केट में बहुत फेमस है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के नाम से। किसके नाम से? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, जिसे आपको पढ़ाते नहीं है, विच इज नॉट रिलेवेंट फॉर योर नीड। देखने में कुछ ऐसी थी, डेल स्क्वायर साई स्क्वायर अपॉन डेल स्क्वायर, सो ऑन, आपको जानने की आवश्यकता नहीं कतई, बस इतना याद रखो किस्सा है क्या। तो उन्होंने क्या किया, एक इक्वेशन बनाई जिसका नाम था श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। जैसे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं ना, तो जब किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, इसको रूट्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं? रूट्स। एक और करना, सारे डिस्कशन में एक इलेक्ट्रॉन है, मल्टी इलेक्ट्रॉन आप पढ़ नहीं रहे हैं, इज दिस क्लियर? तभी मैंने एक मधुमक्खी बोला था ताकि आप याद रखें, सर ने एक इलेक्ट्रॉन की बातें करी थी, अभी भी सारा डिस्कशन एक इलेक्ट्रॉन का डिस्कशन चल रहा है, इज दिस क्लियर? अरे तो उन्होंने कहा कि भाई साहब एक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करोगे कुछ नंबर मिलेंगे। क्या मिलेंगे? नंबर। और वो जो नंबर्स मिलते थे वो इतने इतने नायाब नंबर थे कि उन नंबर्स की मदद से आप इलेक्ट्रॉन की पोजीशन बताते थे। इलेक्ट्रॉन की किसकी पोजीशन? फिर उसमें क्या दिक्कत है, इलेक्ट्रॉन तो ऑर्बिट में है, बता दो। सर ये हमारे जहन में वहम बोर ने बैठाया इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में है सर, हमारे जहन में वहम बोर ने बैठाया इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में है। ये हमारे जहन में बैठाया कि बच्चा बिल्डिंग में है, बच्चा बिल्डिंग में नहीं, बिल्डिंग किसी फ्लोर के, किसी ब्लॉक के, किसी, तो इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में सच में नहीं है, नहीं किसी ऑर्बिट के, किसी ऑर्बिट के एक बीच में डिस्कवरी और होती है जो आपको नहीं पढ़ाया जाता, वहां से आता है सब ऑर्बिट। क्या आता है? सब ऑर्बिट। एक साइंटिस्ट का नाम था सोमरफेल्ड। क्या नाम था? ऐसी बस बातों के लिए, कुछ नहीं लिखना आपको कॉपी में। तो उन्होंने काम किया, बोले भाई साहब जो बच्चा है वो बिल्डिंग में नहीं फ्लोर में है, जो फ्लोर है वो ऑर्बिट, जो फ्लोर है वो, जो फ्लोर है वो फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, मतलब आप किस ऑर्बिट में है? 7। अच्छी हाई एनर्जी लेवल वाले हैं, अरे हाँ या ना? तो जो फ्लोर है वो है ऑर्बिट। उन्होंने कहा बच्चा किसी ऑर्बिट में नहीं, ऑर्बिट के सब ऑर्बिट में है, ऑर्बिट के, और सब ऑर्बिट मतलब है ब्लॉक, सब मतलब है आप ए ब्लॉक में, बी ब्लॉक में, बी। तो उन्होंने कहा जो बच्चा है वो किसी किसी ऑर्बिट के, सब ऑर्बिट के किसी कमरे में है, यानी किसी ब्लॉक के किसी कमरे में है, यानी किसी ऑर्बिटल में। मतलब बोर का जो कंसेप्ट है बहुत पुराना था, उसमें उसके बाद कई सारी खोज हुई और लोगों ने कहा भाई साहब ऑर्बिट तो हमारे जहन का वहम है। ऑर्बिट के बाद क्या आ चुका है? के बाद क्या आ चुका है? इलेक्ट्रॉन यहां है कि यहां है, मगर ये किसी सब ऑर्बिट का हिस्सा है, ये किसी ऑर्बिट का हिस्सा है। हाँ, इसको खोजने के लिए इसको जानना जरूरी है, बिना इसके ये नहीं, इसके बिना ये नहीं। यस और नो? रूम नंबर 1 बिना ब्लॉक के नहीं है, ब्लॉक बिना फ्लोर के नहीं है, फ्लोर बिना बिल्डिंग के नहीं है। यस और नो? कॉपी में लिखिएगा नेक्स्ट हेडिंग, वेव मैकेनिकल मॉडल और क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। क्या कह रहे हैं? हाँ लिखिएगा, हाँ डायग्राम बनाएगा पहले, जैसे बोलो उसे लिखिएगा तूफान गति से, जल्दी। वेव मैकेनिकल मॉडल और क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। डायग्राम बनाइएगा, लिखिएगा आज का अर्जुन, एटॉमिक मॉडल,
अरे वो मूवी थी ना, एटॉमिक मॉडल, साउथ मूवी है। हाँ कह रहे नीट के बाद, हाँ लिखिएगा क्वांटम, क्वांटम मॉडल लिखिएगा। हाँ हाँ बस बातें नहीं, क्वांटम मॉडल। तो ये जो रीजन है लिखिएगा ऑर्बिटल। तो कोई मुझसे कहे ऑर्बिटल को शब्दों में बांधो, तो मैं कहूंगा इट इज द रीजन और स्पेस वेयर प्रोबेबिलिटी टू फाइंड एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। और प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होने का मतलब जरूरी हो ही जाए। आज बारिश होने की प्रोबेबिलिटी है 99%। आप धूप देख के बोल रहे हैं, मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। आज बारिश होने की प्रोबेबिलिटी है 99%। बारिश हो जाए कोई जरूरी, इलेक्ट्रॉन वहां मिल जाए कोई जरूरी, मगर मिलेगा तो वहां मिलने की संभावना ज्यादा है। अब हम एग्जैक्ट बातें नहीं करते, अब हम संभावनाएं तलाशते हैं। हाइजेनबर्ग के बाद अब हम ऐसी बातें करते हैं। कहीं हाइजेनबर्ग आना चाहे, हाउ यू कैन कैलकुलेट द एग्जैक्ट पोजीशन। तो अब हम संभावनाएं तलाशते हैं। क्या तलाशते हैं? लिख लिया होगा आप सबने, लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो एक इक्वेशन है, राइट। जब इसको हम सॉल्व करते हैं हमें यहां से कुछ रूट्स मिलते हैं। उन रूट्स को हम लोग बोलते हैं नंबर्स। क्या बोलते हैं? और यहां से इस इक्वेशन से बेसिकली मिलते थे 3 नंबर। कितने मिलते थे? जो सबसे पहला नंबर था प्यारे बच्चों, उसे हमने बोला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम, ये मॉडल है, इसका क्या नाम है? क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। ये पूरा सिस्टम कहां चला? क्वांटम फिजिक्स से। तो हर चीज बोलते हैं क्वांटम 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 क्वांटम। तो नंबर को भी क्या बोला? क्वांटम नंबर। क्या बोला? तो जब इस इक्वेशन को सॉल्व करते थे, यह कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है कुछ, अरे है कुछ, ये इक्वेशन है डबल डिफरेंशियल। कैसी इक्वेशन है? आप सिंगल डिफरेंशियल समझते हैं? समझते हैं क्या? तो सिंगल डिफरेंशियल को सॉल्व करने इंटीग्रेट करना पड़ता है। तो डबल डिफरेंशियल का सॉल्व करने के लिए इंटीग्रेशन का तरीका थोड़ा अलग होता है, व्हिच इज नॉट इन योर सिलेबस। मैथ वाले भी नहीं पढ़ते, आप क्या पढ़ेंगे? तो ये जो इक्वेशन थी, ये जो इक्वेशन सॉल्व करते थे, नंबर मिलते थे, तो उस नंबर का नाम रखा क्वांटम नंबर। क्या नाम रखा? तो थोड़ा सुनिएगा ध्यान से, ठीक है। अब जो इसको सॉल्व करने से रूट्स मिले, उन्हीं रूट्स का नाम था क्वांटम नंबर। टोटल मिलते थे 3। कितने मिलते थे? सबसे पहले का नाम रखा लोगों ने प्रिंसिपल। लिखते चलिएगा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट लिखना श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। नेक्स्ट पॉइंट फ्रॉम दिस क्वांटम नंबर्स। फिर नेक्स्ट पॉइंट टोटल 3 क्वांटम नंबर। ध्यान से सुनिएगा, टोटल 3 क्वांटम नंबर्स। टोटल 3 क्वांटम नंबर्स। फिर नीचे लिखिएगा नंबर 1 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। नंबर 1 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब मैं क्वांटम नंबर को शॉर्ट फॉर्म में क्यूएन लिख देता हूं, ठीक है, जिसे हम लोग लिखते थे स्मॉल एन से। नंबर 2 एजिमुथल क्वांटम नंबर। नंबर 2 एजिमुथल क्वांटम नंबर, जिसे हम लिखते थे एल से। नंबर 3 मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसे हम लिखते थे एम से, NLM। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रिप्रेजेंटेड बाय एन, एजिमुथल क्वांटम नंबर रिप्रेजेंटेड बाय, मैग्नेटिक क्वांटम रिप्रेजेंटेड बाय। चलेगा। इस इक्वेशन को सॉल्व करके कितने नंबर मिले थे? 3। इन तीनों नंबर से हमने इलेक्ट्रॉन को खोज लिया, इलेक्ट्रॉन को। लेकिन एक ऐसी इंफॉर्मेशन थी जिसका जवाब हम नहीं दे पाते थे इन तीनों से। तो हमने अपनी सहूलियत के लिए, फिर सुनेंगे, हमने अपनी एक नया क्वांटम नंबर बनाया। इस इक्वेशन से नहीं आया, इस इक्वेशन से, इस इक्वेशन से टोटल कितने आए? मगर उस एक इंफॉर्मेशन नहीं दे पा रहे थे, हम ही दे रहे थे, है ना। उसे एक इंफॉर्मेशन नहीं दे पा, तो हमने अपनी सहूलियत के लिए एक नंबर और बनाया, जिसका नाम रखा स्पिन क्वांटम नंबर रिप्रेजेंटेड बाय एस। लिखिएगा नेक्स्ट, दैट इज स्पिन क्वांटम नंबर व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय एस। लिख लिया होगा। अब हमारा डिस्कशन इन्हीं पे चलने वाला है, मतलब हमारा सिलेबस है क्वांटम नंबर का, राइट। पर क्वांटम नंबर तक पहुंचे कैसे, ये मुझे आपको बताना था। हमारा सिलेबस स्ट्रॉडियर होता, वो ये पढ़ाते। समझ पाए क्या? समझ पाए क्या? अब ध्यान सुनिएगा। तो प्यारे बच्चों, बात चल रही है क्वांटम मॉडल की। क्वांटम मॉडल के अंदर भी इलेक्ट्रॉन है, मुझे इलेक्ट्रॉन की लोकेशन को बताना है। उसकी लोकेशन बताने के हमें किसका हेल्प लेना होगा? क्वांटम नंबर का। टोटल कितने क्वांटम नंबर इससे आए थे? 3, लेकिन हमने एक और बनाया। टोटल कितने हो चुके हैं? 4। इन चारों की मदद से इलेक्ट्रॉन को सारी इंफॉर्मेशन देने वाले। सबसे पहले दिमाग में चीज सेट कर लो,
पहले होता था ऑर्बिट, पहले होता था, अब ऑर्बिट नहीं, ऑर्बिट का भी छोटा हिस्सा सब, और सब 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 समझते ना, सब ऑर्डिनेट सब, यस और नो, ऑर्बिट का भी छोटा हिस्सा सब ऑर्बिट, और सब ऑर्बिट का भी छोटा हिस्सा ऑर्बिटर। जब बोर्ड की भाषा में बात करते हैं बोलते सेल का भी छोटा हिस्सा सब सेल, और इसका छोटा हिस्सा ऑर्बिटर। ऑर्बिटर में कोई चेंज नहीं, समझे? अब ध्यान सुनना, जो ऑर्बिट है, क्या बोला मैंने, वो होगा एन, क्या होगा, पहले दिमाग से सेट कर लो, राइट? जो एन है ये हमें बताएगा ऑर्बिट, क्या बताएगा? इसे ऐसे समझते हैं, जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल आया तो लोगों ने पढ़ना शुरू किया, उसमें सबसे पहला नंबर था, ये हमें वैसे ही इंफॉर्मेशन देता था जैसे बोर साहब थे, मतलब बोर 100% गलत, उन्होंने एक हद तक सही बताया, बच्चा बिल्डिंग में है, वो गलत नहीं है। एक बच्चे ने मैंने पूछा बताओ बच्चा कहाँ है जिसने होमवर्क नहीं किया, बोले सब बिल्डिंग में। समझ पाई क्या? या उसने मुझे कहा कि यहाँ है, तो 100% रॉन्ग नहीं है, पर उतनी इंफॉर्मेशन से हम सारी सारी करेक्ट इंफॉर्मेशन बच्चों को ढूंढने वाले नहीं। तो दैट वाज नॉट 100% रॉन्ग, दैट वाज इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, यस और नो? इसीलिए बोर आज तक टिका है, बिकॉज बोर गलत नहीं है। अभी मैं आऊंगा कुछ देर में उस पर भी। फिलहाल जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो हमें बताएगा ऑर्बिट, क्या बताएगा, क्या बताएगा? और जो एजीमुथ है हमें बताएगा सब ऑर्बिट, क्या बोलेगा? कभी बोलते ऑर्बिट सब ऑर्बिट, कभी बोलते सेल तो सब सेल। इज दिस क्लियर? अब जो एम है ये हमें बताएगा ऑर्बिटर, क्या बताएगा? मगर गौर करना, ऑर्बिटर अकेला डिफाइन नहीं होगा, रूम नंबर 1 अकेला डिफाइन, रूम नंबर 1 बताना है, रूम नंबर 1, तो हमें फ्लोर भी जानना होगा, ब्लॉक भी जानना होगा, तभी रूम नंबर डिसाइड होगा, यस और नो, यस और नो। मतलब आप इसे को रिलेट करें एक बिल्डिंग से जिसमें जो फ्लोर है वो क्या है, ऑर्बिट, जो फ्लोर है वो क्या है, ये आपके दिमाग में चलना चाहिए एनालॉजी, ठीक है? जो फ्लोर है वो क्या है, ऑर्बिट, और जो ब्लॉक है वो क्या है, टॉप है, और जो कमरा है वो क्या है, बच्चा कहां है, कमरे में, बच्चा कहां है, और कमरा कहां है, ब्लॉक में, और ब्लॉक कहां है, फ्लोर में, फ्लोर कहां है, बिल्डिंग में, बिल्डिंग क्या है, एटम, बिल्डिंग क्या है। इज दिस क्लियर? एक एक करके पढ़ना शुरू करें क्या? सुनिएगा ध्यान से, तो लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट प्रिंसिपल क्वांटम, ये वहां लिख देना बस ऑर्बिट सब ऑर्बिट ऑर्बिटल, या इसे लिख देना ऑर्बिट और सेल और सबसेल, ठीक है क्या प्यारे बच्चों? लिखिए नेक्स्ट हेडिंग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब हम एक एक करके पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं प्यारे बच्चों प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की। द बेस्ट पार्ट इज प्रिंसिपल आपको सिखाने की आवश्यकता नहीं है। सोचो क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि बोर्ड ने कहा, वो तो आज सिमिलर मिल गया, अच्छी बात है। और बोर्ड ने क्या कहा हमें पता है? आइए चेक करते हैं बेटा, से लिखिएगा नंबर 1 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय एन। अच्छा याद करना कितना आसान, एन। लिखिएगा नंबर 1 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दैट इज एन। जो पूछो आप बताएंगे क्योंकि आपने इसे ऑलरेडी पढ़ा है। मुझे बता दो प्यारे बच्चों, जो एन है ये हमें किसकी इंफॉर्मेशन देता है? और उन्होंने ऑर्बिट के क्या कई सारे नाम बोले थे, आप बता दो नाम। स्टेशनरी स्टेट और एनर्जी लेवल और यस और नो। ये बता दो, अगर मुझे एन पता चल गया, अगर मुझे, तो क्या मैं साइज बता दूंगा, क्या मैं दूरी बता दूंगा, क्या मैं ये सारी बातें केवल एन जान के बता दूंगा? मैंने कहा एन बराबर 2, एन बराबर, अरे आप मुझे एनर्जी बता दोगे हाँ या ना? एन बराबर 3, एन बराबर 2 में किसकी एनर्जी ज्यादा? एन बराबर 3, एन बराबर 5 में किसकी एनर्जी ज्यादा? एन बराबर 5, एन बराबर 2 में किसका साइज ज्यादा? सिंपल है ना? तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको पहले से पता है, यानी जो ऑर्बिट नंबर है आपको पहले से पता है, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन देता है आपको पहले से पता है, यस और नो, यस और नो। तो प्यारे बच्चों एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं, क्या सबको रेडियस का फॉर्मूला याद है? साइज बताना भाई, जब डिस्टेंस बताना पड़ेगा ना, बोलो फॉर्मूला 0 पॉइंट, यस और नो। एनर्जी का फॉर्मूला भी याद है, बता दो, -13.6 into z स्क्वायर पर करीबी, हाँ या ना? अब सुना ध्यान से, पहले हुआ करता था ऑर्बिट, क्या हुआ करता था? अब ऑर्बिट बस नहीं है, ऑर्बिट का छोटा हिस्सा सब ऑर्बिट, उसका छोटा हिस्सा ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉन कहाँ है? ऑर्बिटल में। मगर ऑर्बिटल अकेले पता चलने वाला नहीं है, उसको जानने के लिए पता करना होगा ब्लॉक, पता करना होगा फ्लोर, पता करना होगा बिल्ड। यस और नो, यस और नो। अब मैं आपसे पूछता हूँ, ध्यान सुनिएगा। तो मान लेते हैं मुझे पता है ऑर्बिट, क्या पता? तो जब ऑर्बिट होगा उसका होगा ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम। क्या होगा उसका?
और जब ऑर्बिट नहीं होगा, ऑर्बिटल होगा, उसका होगा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। अब दो चीजें चलेंगी। बोर साहब ने केवल एक एंगुलर मोमेंटम बात किया, ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम एमवीआर इक्वल टू, यस और नो? क्या किसी भी ऑर्बिट का आप एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हैं? अब कॉपी में कैसे लिखना है, लिखिएगा एन नंबर 1 इंफॉर्मेशन। ये हमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन देता है? इंफॉर्मेशन, ऑर्बिट और शेल, साइज, एनर्जी एंड सो ऑन। लास्ट में लिखिएगा ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम। ध्यान से सुनिएगा, ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम, आपको इसका फॉर्मूला भी पहले से पता है, mvr इक्वल टू NH अपॉन 2π। मतलब जो बोर्ड ने कहा ये सब कुछ एज इट इज यहां भी सही बैठता था, बस ये इंफॉर्मेशन 100% सही नहीं थी, नहीं ये इनकम्प्लीट थी। चलेगा? ये था पहला क्वांटम नंबर जो हमें उस इक्वेशन को सॉल्व करने से मिलता था। मजे की बात यह है जब इसे हमने रिलेट किया तो बिल्कुल बोर्ड से रिलेट हो गया। बोर्ड से समझ पा रहे हैं क्या? ये बोर्ड ने नहीं बताया, ये कहां से आया? क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ने बताया। लेकिन जब हमने समझा, पढ़ा, अरे बोर्ड जैसा था, तो हमने अपने पीवी ज्ञान को लगा दिया। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? लिखिएगा अगला क्वांटम नंबर, मतलब प्रिंसिपल में बहुत सीखने का विषय नहीं है। लिखिएगा सेकंड क्वांटम नंबर एजिमुथल क्वांटम नंबर। इसे मार्केट में कई नाम से जानते हैं, एजिमुथल क्वांटम नंबर और एजिमुथल क्वांटम नंबर और उसे बोला प्रिंसिपल। क्या बोला? मतलब वो मेन है ना, फ्लोर मेन है। उसे बोला सेकेंडरी। क्या बोला? लिखिएगा एजिमुथल क्वांटम नंबर और सेकेंडरी क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर और सेकेंडरी क्वांटम नंबर और। लिखिएगा और। प्यारे बच्चों, ये किसी का सब्सिडियरी है। सब्सिडियरी समझते हैं? किसी का ब्रांच है, यस और नो? तो इसीलिए इसको, इसका क्या होने वाला है? ये ब्रांच। तो बोले ये सब्सिडियरी क्वांटम नंबर है। लिखिएगा और सब्सिडियरी क्वांटम नंबर, सब्सिडियरी क्वांटम नंबर, सब्सिडियरी क्वांटम नंबर। और इससे हम लोग बताते थे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। क्या बताते थे? गौर सुनना, सबसे पहले मैंने बोला ऑर्बिट। क्या बोला? तो ये क्या हो गया? सब ऑर्बिट। ये क्या हो गया? मतलब इससे हम लोग जो एंगुलर मोमेंटम बताएंगे वो किसका बताएंगे? सब ऑर्बिट का। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं? ऑर्बिटल। क्या बोल रहा हूं? फिर से अभी मैंने आप सबके सामने 3 क्वांटम नंबर बोले थे क्या? नंबर 1 क्या बोला था? एन, नंबर 2 एल, नंबर 3 ये क्या बताएगा? ऑर्बिट। ये क्या बताएगा? ये क्या बताएगा? तो इससे आया ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम। तो इससे क्या आना चाहिए था? सब ऑर्बिट ऑन। लेकिन इससे मैं क्या बोल रहा हूं? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। गौर करिएगा, इससे मैंने सब ऑर्बिट नहीं बोला। क्या बोला? ऑर्बिटल। क्या है, क्यों है, कैसे, अभी बताता हूं। लिखिएगा और एंगुलर क्वांटम नंबर और एंगुलर क्वांटम नंबर। आइए देखते हैं ये होता क्या है। लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट एल, एजिमुथल क्वांटम नंबर, जिसे हमने किससे रिप्रेजेंट किया प्यारे बच्चों? एल से। ये हमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन देगा? सुनिएगा। तो एक तो इंफॉर्मेशन मैंने आपको पहले बता दी, ये हमें इंफॉर्मेशन देगा सबसेल की। किसको देगा? किसको देगा? इसे हम सबसेल भी बोलते हैं, इसे कभी हम लोग सब ऑर्बिट भी बोलते हैं, तो कंफ्यूज होने का विषय नहीं है। ये हमें और क्या बताएगा? ये हमें बताएगा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। तो लिखिएगा फर्स्ट पॉइंट, इंफॉर्मेशन गिव्स। ये कौन कौन सी इंफॉर्मेशन देगा? एक तो ये हमें बताएगा सबसेल, और एक हमें ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी दिखाएगा, बताएगा। कुछ बच्चे लिख रहे हैं वीडियो ब्लर होकर आ रहा है, प्लीज अपने एंड पे गूगल क्रोम को रिफ्रेश करते रहें, खुद को नहीं, गूगल क्रोम को। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम लिख लिया होगा। ये तो बताएगा। फिर मन में सवाल आया, साहब कैसे बताएगा? अरे हाँ या ना? ये तो बताएगा, फिर मन में सवाल आया ये कैसे बताएगा? यस और नो? यस और नो? हुआ क्या, जब हम उस इक्वेशन को सॉल्व करते थे हमें कुछ नंबर मिलते थे। क्या मिलते थे? उनमें से सबसे पहले जो नंबर मिला उसे क्या बोला अपन ने? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और दूसरे नंबर को बोलते थे एजिमुथ। क्या बोलते थे? ये जो नंबर हुआ करते थे ये ऐसे होते थे, कभी होते थे 0, तो कभी होते थे 1, तो कभी होते थे 2, तो कभी होते थे 3 एंड सो ऑन। ये जो है ये कोड लैंग्वेज है। क्या है ये? कोड। 0 एक इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे आप कहते हैं ना कंप्यूटर 0 1 में बातें करता है, तो जब कंप्यूटर 0 1 में बातें करता है तो कैसे करता है? 0 आता है तो कहता है मैं कुछ बात नहीं करूंगा, ऐसा?
नहीं, इसका मतलब है उसका जो रिप्रेजेंटेशन, उसकी जो लैंग्वेज है वो उसी में है। तो जो सारी इंफॉर्मेशन है वो 0 1 के सेट में तो बनाते हैं, पर यस और नो। इन द सेम वे दिस इज नॉट mere only a number, this is information, this is, ये उसी इंफॉर्मेशन तरह जैसे आप एग्जाम हॉल में यूज करते हैं कोड लैंग्वेज का, ये भी एक कोड लैंग्वेज है। क्या ये कोड लैंग्वेज? इन्हें आप महज एक नंबर ना माने, ये कोड है। क्या ये कोड? अब जीरो कोड का मतलब क्या, ये भी समझना होगा। तो जो जीरो कोड होता है प्यारे बच्चों, इसका मतलब होता है एस सबसेल। का मतलब है अभी मैं सबसेल बोल रहा हूं, अभी मैं सब ऑर्बिट बोल रहा हूं। सबसे पहले क्या है? ऑर्बिट। फिर क्या है? फिर क्या आएगा? अभी हम ऑर्बिटल पे पहुंचे। इज दिस क्लियर? और जो वन है इसे क्या बोलते हैं? पी सब। टू को थोड़ा बहुत इनॉग्रेट याद करके पढ़ेंगे, है ना? ऐसा नहीं सब भूल के पढ़ रहे थे पहली बार 11th क्लास से, 11th क्लास नहीं, सब पढ़ा आपने आईयूसी वगैरह। 3 का मतलब बोलेंगे एफ। क्लियर है? इन सब को हम लोग बोल रहे हैं प्यारे बच्चों सब सेल या सब ऑर्बिट। चलेगा? अब कभी मान लो आपने सॉल्व किया और सॉल्व करने से आया एल बराबर 0, एल बराबर, तो आप तुरंत समझ गए ये तो है सब सेल में इलेक्ट्रॉन है। फिर अब रिलेट करो, बिल्डिंग से रिलेट करो। फ्लोर का मतलब, फ्लोर का मतलब, ब्लॉक का मतलब, तो ये ब्लॉक है कि कमरा है? कंफर्म? तो अगर L0 आ गया, अच्छा वो इलेक्ट्रॉन S ब्लॉक में बैठा है, S सब सेल में बैठा है। समझ पा रहे क्या? फिर मन में सवाल आया, सर आ गया तो पता है, पर आया कैसे? L0 है तो S है, हमें कैसे पता L0 है कि 1 है? अरे हाँ या ना? जो L है क्या हमें वो सब सेल की इंफॉर्मेशन देगा? इस नंबर का मतलब ये है, ये क्लियर है। पर हमें पता कैसे चलेगा कि भाई साहब कौन सा नंबर है, यस और नो? तो एक बड़ा प्यारा सा रूल आता है, उसी क्वांटम नंबर से जब रिलेट करते हैं कि फॉर एवरी एल, क्या बोला मैंने? फॉर एवरी हर एल की जो वैल्यू है एक रेंज में चलती है, जिसे आप डिसाइड कर सकते हैं एन से। किसे डिसाइड करेंगे? मतलब ये वाली बात है कि अगर रूम नंबर अगर फ्लोर 1 है तो फ्लोर 1 में कुछ ब्लॉक है। जैसे ये जो बिल्डिंग है एक सिमेट्री वे में बनी है, हाँ या ना? अगर नीचे 2 ब्लॉक है तो ऊपर भी 2 ब्लॉक है, ऊपर भी 2 ब्लॉक है, सो ऑन, यस और नो? लेकिन ये जो एटम वाली बिल्डिंग है इसका स्ट्रक्चर थोड़ा अलग है। ये स्ट्रक्चर क्या है जरा सुनिएगा। उन्होंने कहा फॉर एवरी एन, जो एल है वो हमेशा होगा 0 to n minus 1, 0 to 0 to, मतलब अगर हमें पता है n तो क्या हमें l पता है? और एक एग्जांपल लेके समझते हैं। इमेजिन करते हैं n बराबर 1, n बराबर यानी कौन सा फ्लोर? तो जब n बराबर 1 है, बताओ l की वैल्यू कितनी है? 0 to n minus 1, यानी 0 to 0 है और 1 minus 1 0, यस और नो? यानी मैंने कहा साहब अगर आप फर्स्ट ऑर्बिट में जाओगे तो आपको केवल एक ही ब्लॉक मिलेगा, एस ब्लॉक, यस और नो? इमेजिन करते प्यारे बच्चों n की वैल्यू है 2। अब बताओ l की वैल्यू क्या है? 0 और 1। इसका क्या मतलब है? अगर इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में है तो हो सकता है या तो s सबसेल में है या तो हो सकता है p सबसेल में है। 1 का मतलब है p, यस और नो? यानी अगर कोई मुझसे बच्चा कहे साहब ये बिल्डिंग दिखती कैसी है, मैं कहूंगा ये जो एटॉमिक मॉडल है, ये जो बिल्डिंग है, ये देखने में कुछ ऐसी है। अगर ये न्यूक्लियस है तो ये है फर्स्ट फ्लोर 1 ब्लॉक का, ये है सेकंड फ्लोर 2 ब्लॉक का, थर्ड फ्लोर 3 ब्लॉक का, फोर्थ फ्लोर 4 ब्लॉक का, एंड सो ऑन, हाँ या ना? ये बिल्डिंग ऐसी है। ये कौन सी बिल्डिंग है? आप रिलेट करते ना, अगर जीवन नदी होता तो, वही वाली बात है, अगर एटम बिल्डिंग होता तो। हाँ, नहीं समझ पाए ऐसा? तो अगर वो एक बिल्डिंग होता तो बिल्डिंग ऐसा नहीं होता, कुछ ऐसा होता। समझते हैं? जब है फर्स्ट फ्लोर तो कितने सबसेल उसमें? यस और नो? एक सबसेल 0 है। ये नंबर नहीं है, ये कोड है। क्या ये कोड? क्या ये कोड? तो आपको कोड का इंटरप्रिटेशन भी तो करना पड़ेगा ना। अगर हम आ गए सेकंड फ्लोर पे, किसमें आ गए? तो मुझे बता सेकंड फ्लोर में कितने ब्लॉक है? कौन कौन से? एस ब्लॉक और पी ब्लॉक। अब ब्लॉक नहीं सबसेल है, राइट? बाद में सवाल है बोले सब ब्लॉक बोल रहे, ऐसा नहीं। हेलो, लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट। लिख लिया होगा आप सबने? कहां से लिखेंगे ऐसा? जहां से छूटा वहां से लिख लो, उसके बाद लिख लिया होगा आप सबने। सो द बेस्ट पार्ट इज कि जो अज़ीमुथल क्वांटम नंबर है
वो हमें सबसेल की इंफॉर्मेशन देता है और देने के लिए कुछ नंबर्स का प्रयोग करता है। L बराबर 0 का मतलब ये, 1 का मतलब ये, एंड सो ऑन। यस और नो? मुझे पूरा यकीन है ये जो सबसेल है आपको इनका स्ट्रक्चर भी पता होगा। होगा? मुझे बता दे एस सबसेल कैसा दिखता है? स्फेरिकल। क्या बात है। और पी? अरे वाह। और डी? अरे वाह। और एफ? लोगों ने देखने की कोशिश करी थी, बोले कॉम्प्लेक्स है, नहीं समझ पाए, बोले जटिल है थोड़ा सा। तो जो इलेक्ट्रॉन है अभी भी हमें मिला नहीं है। इलेक्ट्रॉन कहां मिलेगा? ऑर्बिटल में। कहां मिलेगा? लेकिन जो ऑर्बिटल है वो जो कमरा है किसी ब्लॉक का हिस्सा होगा, किसी फ्लोर का हिस्सा होगा। यस और नो? तो प्यारे बच्चों ये था आपके सामने दूसरा जिसका नाम है एजिमुथल क्वांटम नंबर। द बेस्ट पार्ट इज, जैसा मैंने आपसे कहा, ये हमें इसकी इंफॉर्मेशन देता है, इसकी देता है और किसके देता है? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। अभी बस लिखवा देता हूं ताकि सारे पॉइंट एक साथ लिखे रहे, समझाता हूं कुछ देर में, ठीक है? लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। लिख ले, कुछ देर में समझाता हूं। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एल इंटू एल प्लस 1 इंटू एच अपॉन 2 पाई। गौर करिएगा ये ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम नहीं है, ये सब ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम भी नहीं है, ये है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, जो कि कहीं ना कहीं एल से ही आया है, मगर सब ऑर्बिट का नहीं, ऑर्बिटल का ही आया है। कैसे आया, क्यों आया, कुछ इधर फील कराता हूं। लिखिएगा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एल इंटू एल प्लस 1 इंटू एच अपॉन 2 पाई। चलेगा? ये जो h अपॉन 2 पाई है, कई बार हम आलस की वजह से इसे हैश भी लिख देते हैं और कई बार इसे हम h क्रॉस भी बोलते हैं, कुछ ऐसे। चलेगा? नहीं चलेगा। तो h अपॉन 2 पाई को मैंने ऐसे लिख दिया, घबराने की आवश्यकता नहीं है। प्यारे बच्चों ये अंडर रूट नहीं है, दूर से अंडर रूट नजर आता है, पास से देखो हैश नजर आता है। लिख लिया होगा आप सबने। पहला क्वांटम नंबर प्रिंसिपल, दूसरा क्वांटम नंबर एजिमुथल। लिखिएगा तीसरा क्वांटम नंबर दैट इज मैग्नेटिक। आओ एक बार सबका इंट्रोडक्शन देख लें, फिर पढ़ना शुरू करेंगे, तभी हम सबको जान रहे हैं। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एम से। एक सबसे बड़ा सवाल आता है, सर इसका नाम मैग्नेटिक क्यों पड़ा? क्यों पड़ा? उनका समझ में आता भाई साहब मेन था, ठीक, मेन मेन, वो जो सेकेंडरी भाई साहब उसकी ब्रांच है। ये मैग्नेटिक अच्छा उसका भी होना टर्सरी होना चाहिए, प्रिंसिपल सेकेंडरी टर्सरी। यस और नो? इसका नाम मैग्नेटिक क्यों पड़ा? राइट, इसका नाम मैग्नेटिक क्यों पड़ा? मैं मान के चलो आप लोगों ने क्वांटम केमिस्ट्री पढ़ा है, उसमें अपने क्रिस्टल फील्ड जैसे वर्ड को सुना है। परफेक्ट। इमेजिन करते हैं मेरे पास एक एटम है, राइट? अब आप सबके जहन में कंसेप्ट क्या बना है कि अगर एटम है उसमें इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन ऊपर नीचे आएगा तो उसमें मिलेगा हमें स्पेक्ट्रम। क्या मिलेगा? एमिशन लाइन स्पेक्ट्रम। यस और नो? हुआ क्या था, बोर मॉडल की कई सारी लिमिटेशंस में एक लिमिटेशन इससे भी आता है कि जो बोर मॉडल है वो स्पेक्ट्रल लाइंस की स्प्लिटिंग को नहीं समझा पाए थे। मैं क्या कह रहा हूं समझिएगा। इमेजिन करते प्यारे बच्चों, यहां से आपने लाइंस पाई, इमिशन लाइंस। कौन सी लाइन है? सबको नजर आ रहा है क्या? साइंस है, डिस्कवरी है, हिस्ट्री है, फैक्ट है, फिजिक्स भी है, इसे ध्यान से सुनना यार, वरना मजा नहीं आएगा। आपके सामने ये ईएम वेव है, कौन सी वेव है ये? अब ये जो ईएम वेव है ये कहीं से एमिट होके आई है, मतलब इसे बोलूंगा मैं एमिशन वेव। यस और नो? अब ये जो एमिशन वेव है मैं इसका स्पेक्ट्रम बनाऊंगा, छपाक से छप जाएगा, सब बढ़िया है। लेकिन हुआ क्या, जब ये स्पेक्ट्रल लाइन निकल रही थी आपने वहीं पे लगा दिया मैग्नेटिक फील्ड। क्या लगा दिया? या ऐसा सोचे एक्स्ट्रा फील्ड लगा दिया, बाहर से एक्सटर्नल फील्ड लगाया, सेम लाइक क्रिस्टल फील्ड। ठीक है क्या? तो आपने जैसे ही बाहर का फील्ड लगाया, ये जो लाइंस होती थी टूट जाती थी। लाइंस होती थी, इलेक्ट्रिक फील्ड में अलग तरीके से टूटती थी, मैग्नेटिक फील्ड में अलग तरीके से टूटती थी। इलेक्ट्रिक फील्ड में टूटती थी, इसको बताया स्टार्क इफेक्ट। क्या बोला? ऐसे सोचो इलेक्ट्रिक स्पार्क, इलेक्ट्रिक स्पार्क, तो इफेक्ट का नाम है स्टार्क। क्या नाम है? चलेगा? अब जब मैग्नेटिक फील्ड लगाने पे वो लाइंस जो आ रही थी वो स्प्लिट हो जाती थी। क्या हो जाती थी? स्प्लिट। तो उससे बोला गया जी मैन, मैग्नेटिक मैन, मैग्नेटिक मैन, जी मैन, वहां क्या नाम है? स्टार। चलेगा? चलेगा? अब हुआ क्या जरा सुनना। तो वो जो बोर था वो समझा नहीं पा रहा था भाई साहब ये होता क्यों है, होता क्यों है। लोगों ने, क्वांटम वालों ने क्या सोचा कि भाई साहब सिंपल सा रीजन है। बोले होता क्या है कि जैसे ये मेरे पास एटम है, राइट, इसमें इलेक्ट्रॉन है, हाँ या ना? अब आप सब जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक चार्ज पार्टिकल है, और चार्ज पार्टिकल मोशन जाएगा करंट आएगा, और जब करंट सर्कुलर मोशन जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड आएगा। करंट जब सर्कुलर मोशन जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड आएगा। मतलब ये जो एटम है उसका अपना एक मैग्नेटिक फील्ड है, बोलो हाँ या ना? तो जैसे ही एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड या एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आता था, वो फील्ड इस फील्ड के साथ होता था इन्फ्लुएंस, और वही कारण था कि इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी थोड़ा चेंज होती थी।
थोड़ा थोड़ा। फिर लोगों ने कहा अगर चेंज होती है तो भाई साहब एक तरीके से चेंज, अगर चेंज होती है तो एक तरीके से चेंज हो, ये हमेशा अलग अलग तरीके से चेंज क्यों होती है? एक बार बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी या स्केलर है? परफेक्ट, वेक्टर के डायरेक्शन पर डिपेंड करती है। लोगों ने इसका एक सिंपल सा लॉजिक दिया, भाई साहब ऐसा तभी पॉसिबल है जब वहां पे इलेक्ट्रॉन अलग अलग डायरेक्शन में मौजूद हो, वही इलेक्ट्रॉन है, वही मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन फिर भी अलग अलग तरीके से स्प्लिटिंग क्यों है? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में डायरेक्शन अलग अलग होगा। हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन इधर हो, उसका मैग्नेटिक फील्ड अलग होगा, तो उसका इंटरेक्शन बाहर वाले से। हो सकता है इलेक्ट्रॉन इधर हो, इसका मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रॉन में कहां से आ गया? समझ पा रहे हैं क्या? एंड ऑफ द डे आपको थ्योरी याद रखना, थोड़ा सा फील करा रहा हूं लोगों ने सोचा कैसे। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन इधर है तो इसका अपना मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो एक्सटर्नल से इन्फ्लुएंस इसका अलग तरीके से होगा, यानी अलग अलग तरीके से स्प्लिटिंग होगा, यस और नो? तो वहां से लोगों के जहन में आया कि भाई साहब जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो किसी सबसेल में नहीं है, सबसेल में भी अलग अलग कमरे हैं, अलग अलग डायरेक्शन में है, और उन्हीं कमरों का नाम दिया गया ऑर्बिट। क्या नाम दिया गया? तो जो मैग्नेटिक, इसका नाम क्या पड़ा? मैग्नेटिक। क्यों नाम पड़ा? क्योंकि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाने के बाद इसकी खोज हुई थी, एक्सटर्नल। क्योंकि जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाते थे स्प्लिटिंग होती थी, उसी को रिलेट किया, उसी को समझ पता ऐसा तभी पॉसिबल है जब अलग अलग डायरेक्शन में होगा। अब अपने काम का क्या है, आप लिखिएगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, लिखिएगा फर्स्ट पॉइंट ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल। ये हमें ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन बताता है, और जैसा आप सब जानते हैं ओरिएंटेशन का मतलब क्या है प्यारे बच्चों? डायरेक्शन। बेल हो गई है क्या? ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल, जहां ओरिएंटेशन लिखा है वही लिख लें डायरेक्शन। ये हमें बताएगा डायरेक्शन, और मजे की बात ये है जितने डायरेक्शन उतने ऑर्बिटल। एक मिनट, ये क्या बताएगा? डायरेक्शन। तो हमने कहा जितने डायरेक्शन उतने ऑर्बिटल। डायरेक्शन आई दो ऑर्बिटल, डायरेक्शन आई तीन ऑर्बिटल, तीन ऑर्बिटल है तीन डायरेक्शन, तीन डायरेक्शन है तीन ऑर्बिटल, पांच ऑर्बिटल है पांच डायरेक्शन, पांच डायरेक्शन है। क्लियर है? ये हमें किसके बारे में बताएगा? ओरिएंटेशन। सवाल है कैसे बताएगा? सवाल है यस और नो। बताने का तरीका इसका बड़ा प्यारा था, लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, जो m होता है वो -L2 प्लस L होता है। एक बार इसे लिख लें तो बाकी बातें करेंगे नेक्स्ट क्लास में। जो m होता है वो होता है -L2 प्लस L। चलेगा प्यारे बच्चों? जो m होता है वो होता है -L2 प्लस L। एग्जांपल देख ले क्या? इमेजिन करते हैं मेरे पास है L की वैल्यू 0, L की वैल्यू पकड़ो, कौन है ये? S। कैसा है? गोल। कैसा है? तो आपने क्या किया, इस S में इलेक्ट्रॉन था, आपने उसके पास मैग्नेटिक फील्ड लगाया, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा? क्यों? अगर S में है तो इलेक्ट्रॉन इधर है भाई साहब, सबका डायरेक्शन तो सेम है यार। एक फुटबॉल का डायरेक्शन क्या बताओगे यार? इस स्फेरिकल चीज को किसी डायरेक्शन देखो, बात तो बराबर है। सो वी यूज्ड टू से जो S है वो डायरेक्शनलेस है, जो स्फेरिकल है वो डायरेक्शन लेस है, मतलब वहां फर्क पड़ने वाला नहीं है, किसी डायरेक्शन देखो बात बराबर है, यानी m बराबर क्या आया? 0। आना भी चाहिए था, आएगा भी, रूल से देख लो। -L से +L, -L से फील कर पा रहे हो क्या? तो -L मतलब -0 से +0, 0 ही तो है, पर 0 का फील क्या है? ये नंबर नहीं है, कोड है, ये नंबर नहीं है। 0 का मतलब है किसी डायरेक्शन देखो बात बराबर है, ऐसा तभी है जब वो स्फेरिकल होगा। लोगों ने कहा भाई स्फेरिकल है, देख लेना। नहीं समझे? इन द सेम वे अगर होगा L1, अगर होगा तो बोलो m की वैल्यू -1 0 +1, -L से +L, यस और नो? यानी जो p सबसेल है वो तीन दिशाओं में फैला है, यानी उसको तीन ऑर्बिटल, यानी वहां जब स्प्लिटिंग हो रही होगी तीन तरीके से हो रही होगी। नहीं पकड़ पाए? लिखिएगा जरा नेक्स्ट पॉइंट, बाकी बातें करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आपका होमवर्क रहेगा प्यारे बच्चों। तो नेक्स्ट क्लास में होपफुली हम एटॉमिक स्ट्रक्चर को कोशिश करेंगे, और फिर इसके बाद सिलेबस आपका खत्म है। बचा है क्या? अच्छा, आपका होमवर्क रहेगा नेक्स्ट क्लास का, मॉड्यूल किसी के पास क्या? तो जो हाइजेनबर्ग और डी ब्रोगली के सवाल है उसे करना है, राइट? और अभी मैंने आपको एक्सरसाइज 3 से होमवर्क नहीं दिया ना। आपका होमवर्क रहेगा नेक्स्ट क्लास का अप टू 90, एक्सरसाइज 1 अप टू 90, 90 90, 78 पहले दे दिया था ना, तो 19 क्यों दूंगा मैं? है इलस्ट्रेशन अप टू 40, illustration up to 40, 40, 40, big the box up to 5,
बिन बॉक्स अप टू 5। एक्सरसाइज 3 स्टार्ट कर दे। जो नहीं बने उस पर क्रॉस ना लगाएं, करते चले, जो बने उसे करते चले। सवाल नहीं बनने पे भी सवाल पढ़ने का इंतुसियाज्म होना चाहिए, इसे डेवलप करें। शुरू से कह रहा हूं, करते चले, ठीक है क्या? एक्सरसाइज 3 बैठ जाए, 1.5 घंटे 2 घंटे का टाइम ले, जो भी आपके पास टाइम हो करते चले, जो बने बनते चले, जो नहीं बने क्रॉस मत लगाना, फिर दोबारा करेंगे, ठीक है क्या? मतलब वही अभी बीच में सारे सवाल मिक्स में ढूंढा नहीं, बट डू दिस ऑल्सो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इस क्लास में। थैंक यू सो मच।